हाँ, नमस्कार। मैं वैद्य सुनील मोरे आप सभी वैद्यगणों का इस अग्निविद्या व्याख्यान के अंतिम सत्र में सहर्ष से स्वागत करता हूँ। आज 18 फरवरी यानी हमारे गुरुवर्य डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर का जन्मदिन। इस शुभ अवसर पर श्री वारकरी आयुर्वेद की तरफ से सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे वसंत के आने से सूखे हुए वन में बहार आ जाती है, वैसे ही जिन विद्यार्थियों के जीवन में सर आए हैं, उन सभी विद्यार्थियों का जीवन वसंत की तरह बहर गया है। उन्हीं विद्यार्थियों में मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। डॉक्टर राबो गोप्टे सर के जन्मदिन से शुरू हुए इस व्याख्यान सत्र डॉक्टर देशमुख सर के जन्मदिन पर आखिरी पड़ाव में आया है। इस व्याख्यान सत्र में हम सभी वैद्यगणों को अग्निकर्म और विद्यकर्म के ज्ञान के साथ साथ डॉक्टर देशमुख सर के मार्गदर्शन भी सुनने को मिले। ये हमारा परम भाग्य है। जो यह अग्निकर्म और विद्यकर्म का ज्ञान हमें इस व्याख्यान सत्र से मिल रहा है, वही उसी अग्नि और विद्य कर्म के जनक डॉक्टर राबो गोप्टे सर के सुपुत्र श्री पद्मनाभ गोप्टे सर का आज हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। गोप्टे सर के जाने के बाद सर को मिला हुआ पंडित राम नारायण शास्त्री द्वारा धन्वंतरी पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हस्ते श्री पद्मनाभ गोप्टे सर ने ही स्वीकारा। डॉक्टर राबो गोप्टे सर ने अग्निविद्या के लिए, समाज के लिए बहुत कार्य किया है। उसी तरह अग्निविद्या को आगे बढ़ाने के लिए पद्मनाभ सर ने बहुत सहकार्य किया है। गोप्टे सर जाने के बाद सर की अग्निविद्या की बुक, डीवीडी जिस किसी को चाहिए उन सभी को पूरे भारत में सर पहुंचा रहे हैं। गोप्टे सर के जन्मदिन पर डॉक्टर देशमुख सर ने हम सभी को मार्गदर्शन किया है। आज डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर का जन्मदिन। इस अवसर पर डॉक्टर गोप्टे सर रहते तो हमें जरूर आशीर्वाद प्रदान करते, लेकिन गोप्टे सर की तरफ से श्री पद्मनाभ सर आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो मैं श्री पद्मनाभ गोप्टे सर को विनती करता हूं कि आज हम सभी को मार्गदर्शन करें। गोप्टे सर। हॅलो सर, तुमचा माइक ऑन करा ना। येतोय आता आवाज? हाँ सर, हाँ सर, आता है। नमस्कार। मैं पहले वैद्य देशमुख सर को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी वैद्यगणों का स्वागत करता हूं। वैद्य गोप्टे सर का अभी सब जो परिचय होता है वो अग्नि और विद्या के बारे में होता है, लेकिन उन्होंने इसको छोड़ के भी बहुत सारे काम किए हैं। वो पहले सर्जन थे और उन्होंने हजारों में शस्त्र कर्म किए हैं। उन्होंने फर्टिलिटी के बारे में उनका बहुत बड़ा काम है, पैरालिसिस में उनका बहुत बड़ा काम है, कैंसर के बारे में उनका बहुत सारा काम है, HIV के बारे में उनका बहुत सारा काम है। तो ये सब चीजों में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। वैसे ही जब वो देवरुख या ऐसे रिमोट एरिया में पहले थे तो वहां उन्होंने खेती पर में भी बहुत सारा काम किया था। ऑर्फन बच्चों के साथ भी बहुत सारा काम किया था कि जो बच्चे आज भी हमारे संपर्क में है। गोप्टे सर को लिखने का भी बहुत शौक था, क्योंकि उनको वो ज्ञान सब तक पहुंचाना होता था। और ये अपने आयुर्वेद के बारे में तो उन्होंने सभी लिखे ही है, लेकिन वो हस्ती आयुर्वेद जैसा विषय भी उन्होंने एक उसके ऊपर भी बुक लिखा है। आज गोप्टे सर जाके 5 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे रोज कोई ना कोई ऐसे आदमी मिलता है कि जो उनके बारे में बात करता है। यानी 1-2 महीने पहले तो हमें एक चिट्ठी प्राप्त हुई, एक पेशेंट का उन्होंने 50 साल पहले ऑपरेशन किया था। तो उस पेशेंट की वो चिट्ठी थी, उसने लिखा था कि 50 साल सर में आपने मेरा ऑपरेशन किया था 50 साल पहले, और आज भी मैं उतना ही स्वस्थ हूँ और मैं उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके लिए मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। तो उन्होंने सर्जरी में बहुत काम किया था और उनका ये भी वो सब बच्चों को कहते थे कि आप सर्जरी देखिए, क्योंकि आप सर्जरी जब देखेंगे तो शरीर रचना का आपको ज्ञान होगा और इससे अग्निकर्म विद्या कर्म में भी आपको सहायता मिलेगी। तो वो ये बात सबको कहते थे। और दूसरी चीज वो कहते थे कि अग्निकर्म विद्या कर्म का आप एक किट बनाइए, वो तो छोटा एक कंपास बॉक्स में हो जाता है और वो हर वक्त आपके साथ रखना,
ताकि कोई भी रुग्ण को इसकी जरूरत पड़े तो वो आप तुरंत वो करके उसको आराम पहुंचा सकते हैं। तो उनका ये कहना था। मैं अभी ये अग्निविद्या कर्म के बारे में इतना ही आप सबको कहूंगा कि आप ये जो अग्निविद्या कर्म सब करते हैं उसका एक डाटा क्रिएट कीजिए। देशमुख सर है, नीतू मैडम है, तो उनसे साथ बात करके एक डाटा शीट क्रिएट कीजिए जिसमें आपने जो जो रुग्णों पर इसका उपयोग किया और उसके जो भी रिजल्ट आए हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जो भी रिजल्ट आए हो, वो उसका डाटा हम क्रिएट करेंगे। और उस डाटा को अपने को हमें ये अग्निविद्या कर्म को बढ़ाने में या उसमें क्या गलतियां हो रही है, क्या हो रहा है, ये समझने में भी उसमें काम में आएगा। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी अगर अग्निकर्म विद्या कर्म लेके जाना है तो हमें इसकी बहुत सारी सहायता होगी। अभी देशमुख सर के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे जब पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद में हम क्लिनिक तो उनका बहुत जोरों से चल रहा था पिताजी का, तो बहुत सारे लोग हमें अप्रोच हो रहे थे कि हम वो प्रैक्टिस टेक ओवर करेंगे, लेकिन हम लोग ये ऐसे नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि कोई अच्छा ही आदमी वो प्रैक्टिस करे, और ताकि रुग्णों को भी जैसे पिताजी राहत देते थे और पैसे के बारे में भी ज्यादा कुछ उसमें ये नहीं होता था, तो ऐसे कोई व्यक्ति को ही हम देना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने कम से कम 6 महीने हम लोगों ने क्लिनिक हमारा बंद रखा था। फिर उसके बाद में हमारी नीतू मैडम ने देशमुख सर का नाम बताया, हमारे भी पहले से पहचान थी, तो हमने बोला अरे नहीं ये तो सही रहेगा। फिर भी हम लोग थोड़ा ये कॉशियस थे कि अभी 5-6 महीने हो गए, अभी आगे क्लिनिक चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो रुग्ण आते हैं उनका भी एक दिमाग में उनके एक रहता है कि उनका एक आदमी पे भरोसा रहता है। अगर वो आदमी नहीं है तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं अभी मैं सही नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा, हमारे देशमुख सर से बात हो गई, हमने सोचा कि 2-3 महीने के लिए हम लोग क्लिनिक चालू करके देखते हैं, अगर थोड़ा रिस्पांस मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बंद कर देंगे। लेकिन जो 3 महीने की बात थी वो आज तक इतना जोरों से उनको रिस्पांस मिला, यानी उन्होंने भी उतनी ही क्रेडिबिलिटी वहां पे पाई। और क्लिनिक इतना भी कम से कम रोज 40-50 पेशेंट्स कम से कम यहाँ पे जगह ही नहीं रहती, इतना अभी काम यहाँ हो रहा है। मैं और एक चीज सबसे कहना चाहूंगा कि आज भी मुझे पिताजी के पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ गवाया, सर जब सिखा रहे थे सब बता रहे थे तो हमने सीखा नहीं उनसे, क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट्स में हमको लगता था कि सर्जरी या अग्निविद्या या ऐसे करके हमारा कुछ नहीं होगा, हम लोग कोई पंचकर्म करेंगे या फिर चिकित्सा में करेंगे, ऐसे सब करते रहेंगे तो हमारा आगे भला होगा। तो कॉलेज में भी हमने इसी सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, सभी आगे भी जाके उसी पर ध्यान दिया, लेकिन आज हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ खोया। तो मैं ये बाकी सभी वैद्य गुणों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो अग्निकर्म विद्या कर्म या सर का बाकी भी जो काम है वो आप उनके जो देशमुख सर है या नीतू मैडम या बाकी जो स्टूडेंट्स है उनसे आप सीख लीजिए, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि अरे हम लोग ने तब किया होता तो अच्छा रहता। आज देशमुख सर वगैरह तो आज हमारे ओपीडी में भी 10-12 स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी चिंचवड़ के ओपीडी में रहते हैं, नांदेड़ के ओपीडी है वहां पे रहते हैं, तो ये सब लोग सिखाने को आपको तैयार है। तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा आप फायदा लेना। आप अग्निकर्म विद्या का जैसे मैंने आपको बताया कि ये डाटा क्रिएट कीजिए, तो उसके बारे में अगर आपको कोई भी मदद लगे तो हम लोग गुप्ते मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से तैयार है। जो भी तरह की मदद आपको लगेगी अग्नि विद्या कर्म के बारे में या आयुर्वेद के बारे में तो हम लोग करने को तैयार है। इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ आपके प्रश्न है, तो वो भी आप जो वेबसाइट है गुप्ते मेमोरियल फाउंडेशन की, वहां पे आप जाके उसको पूछ सकते हैं, कि ताकि देशमुख सर नीतू मैडम ऐसे जो इसमें से जो लोगों को इसकी जानकारी है वो आपको इसके बारे में बता सकेंगे। और एक जो मैंने बताया कि डाटा करना है तो उसमें और एक मैं सजेशन दूंगा कि जो रुग्णों
की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो उसका एक्सरे या पैथोलॉजी वगैरह ये भी रिपोर्ट आप करवा लीजिए, ताकि अपने को मॉडर्न पैरामीटर्स के साथ भी उसका मेल करके इंटरनेशनल लेवल पे हमको जब ये प्रेजेंट करना है तब उसका हमें फायदा होगा। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि वारकरी आयुर्वेद ने ये जो काम किया है बहुत सराहनीय है। हर साल ये काम होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। और मैं देशमुख सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है, और ये जो उन्होंने बढ़ाया है अग्नि और विद्या कर्म को, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इतना वो काम इसमें कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो मैं अंतिम सबको धन्यवाद देता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रत्यक्ष रूप से हमने गुप्ते सर को तो कभी नहीं देखा, लेकिन आपके इस मार्गदर्शन ने हमें सर के सहवास का अनुभव प्रदान किया है। श्री वारकरी आयुर्वेद आपके इस मार्गदर्शन के लिए सदा ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ऐसे महान डॉक्टर गोगटे सर को नमन करते हुए हम आज के सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। हम हमारे प्रैक्टिस में अग्नि विद्या तो हर रोज करते हैं, पेशेंट आते हैं, हम विद्या करते हैं, अग्नि करते हैं, लेकिन सच में रिजल्ट आते हैं क्या नहीं, इस पर हमारे मन में डाउट जरूर आता है। यानी अग्नि विद्या पर हमारा विश्वास है या क्या नहीं। इसी विषय पर आज हमारे व्याख्याता डॉक्टर योगेश मरलापल्ले सर हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो आज के इस सत्र में हमारे गुरुवर्य डॉक्टर देशमुख सर का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ, तथा आज के व्याख्याता डॉक्टर योगेश सर का परिचय देने के लिए मैं वैद्य क्षितिज सर को आमंत्रित करता हूँ। वैद्य क्षितिज सर। Hello guys, welcome to Arvikarma Vidyakarma Podcast Series. For today, our speaker is Dr. Yogesh Dada. Over to you, Sitish Dada. बहुत बहुत धन्यवाद श्लोक। आप अभी जिनसे मिले हैं वे श्री विश्व मुक्ति परिवार के सबसे क्यूट वैद्य है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये अग्निकर्म और विद्याकर्म का प्रचार करने वाले हैं। डॉक्टर देशमुख सर के ज्येष्ठ सुपुत्र वैद्य श्लोक देशमुख। आज का हमारा 15th और आखिरी सेमिनार। हमने इतने दिन में क्या सीखा, हमने अभी तक के इतने स्टूडेंट से कांटेक्ट किया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस सब का सेमिनार का मुद्दा क्या था, क्या उद्देश्य था ये सेमिनार रखने का, आज के हमारे संस्थापक वारकरी आयुर्वेद के संस्थापक डॉक्टर योगेश मारलापल्ले हमें बताने वाले। और आज एक और स्पेशल बात है, आज हमारे गुरुवर्य डॉक्टर चंद्रकुमार देशमुख सर का जन्मदिन है। गोगटे सर से अग्निकर्म और विद्याकर्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में सर ने यह ज्ञान खुद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे भारत से सैकड़ों विद्यार्थियों को ये ज्ञान दिया। और आज उसी के बदौलत पूरे भारत के हजारों लोगों को अग्निकर्म और विद्याकर्म की सेवा मिल रही है। सर के कर्तव्य निष्ठा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सर के 4 ओपीडी जो नियमित तौर पे चलाते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। तो सर के कर्तव्य निष्ठा पे कबीर ने दोहा लिखा है, वो याद आता है, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सर की आयुर्वेद और रुग्ण सेवा के प्रति समर्पण देखकर श्री वारकर हमेशा प्रेरित होता है और यही कार्य आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आज के इस सेमिनार को शुरुआत करते हैं। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनका यूजी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ से कंप्लीट हुआ है। डॉक्टर देशमुख सर से अग्निकर्म और विद्याकर्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ओपीडी तो सब चलाते हैं, पर कुछ अलग करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए और ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा वैद्यों तक पहुंचे, ऐसा इनका निर्णय था। इसीलिए श्री वारकरी आयुर्वेद की स्थापना हुई और एक व्यक्ति से शुरू हुई ये संस्था में अभी सैकड़ों सदस्य है और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही संस्था का कार्य भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सर ने श्री वारकरी नाम से पहली संस्था उदगीर में डाली, उदगीर महाराष्ट्र, जहाँ पे इस संस्था को अभी 3 वर्ष पूरे हो गए
इसी के बाद में इसकी दूसरी ब्रांच लातूर में स्थापित की। इस संस्था में अभी पूरे भारत में कई प्रकार के कल्प, औषधि कल्प वैद्यों तक पहुंचाया जा रहा है। शास्त्र शुद्ध पद्धति से बनाए गए औषधि कल्प जैसे च्यवनप्राश, शतावरी कल्प, कुमकुमादि तेल, केशर तेल, अमृतादि गुड़, ये सब पहुंचा जा रहा है। ये जर्नी तो बहुत लंबी है और इसके बारे में आज के हमारे चीफ गेस्ट ही हमें बताए तो सही रहेगा। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर योगेश मार्लापल्ले फ्रॉम उदगीर, महाराष्ट्र। मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि इस सेमिनार सत्र का क्या उद्देश्य था, आप आने वाले वैद्यों से क्या एक्सपेक्ट करते हो, इस सब के बारे में हमें मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू क्षितिज। स्क्रीन शेअर करायचं आहे. आवाज येतोय माझा क्षितिज? हो सर, येत आहे. ओके. एवढे जे महिमेचे करणे, देवाच्या बळे वानू मी कवने, का सूर्याच्या अंगा उठणे लागत असे, केवता कल्पतरुवरी फुलवरा, कायसेनी पाहुणे रूप क्षीरसागरा, कवने वासी कापुरा सुवासुदेव, चंदना ते कायसेने चर्चावे, अमृता ते केवते रांधावे, गगनावरी उभवावे घडे केवी, तैसे श्रीगुरूंचे महिमान आकळिता की असे साधन, ते जाणून मियान मन निवांत केले, जरी प्रज्ञेचे न्याथिलेपणे श्रीगुरु सामर्थ्यारूप करू म्हणे, तरी ते मोतिया भिंग देणे तैसे होईल, साडे पंधरिया रजतवनी, तैशी स्तुतीची ही बोलणी, उगाची माथा ठेविजे चरणी हेची भले, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीरम करवावहे, तेजस्वी नामदित मत्सु मा विद्वशावहे, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। यह जो अभी मैंने सब पंक्तियां बताई, यह महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी में के 10वें अध्याय में की यह सब पंक्तियां है। इसमें महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु का महिमा इतना बड़ा है कि मैं मेरे वाचा से, मेरे वाणी से मैं बता नहीं सकता हूं। जैसे सूरज को चमकने के लिए रोज उबटन करने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे गुरु का महिमा अपने आप ही चमक रहा है। महाराज कहते हैं कि कल्पतरु के वृक्ष को फल आने के लिए कुछ फूल वगैरह आने की जरूरत नहीं होती, या क्षीरसागर का पाहुनचार करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, या कर्पूर को सुवासित करने के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही मेरे गुरु का महिमा अपने आप बढ़ रहा है। महाराज आगे कहते हैं कि चंदन को सुवासित करने के लिए ऊपर से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, या अमृत को और स्वादिष्ट बनाने के लिए पकाने की जरूरत नहीं है, या आकाश को नापने के लिए कुछ मंडप नहीं लगा सकते, वैसे मेरे गुरु का महिमा मैं मेरे शब्दों से बोल नहीं सकता। यह सब जान के मैं खाली उनके चरणों पे नमन करने का सोच लिया है। महाराज आगे जाते कहते हैं कि आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, इतनी आपकी बुद्धिमत्ता है, तो आप कुछ तो अपने बुद्धि से बात, गुरु का महिमा बताओ। तो महाराज बोलते हैं, जैसे सोने को चमकाने के लिए ऊपर से चांदी का पानी लगाना यह कुछ सही बात है क्या, वैसे ही मैं मेरे गुरु का महिमा मेरे वाणी से नहीं बता सकता हूँ। यह सब ज्ञानेश्वरी की यह पंक्तियां हम सुनते हुए इतना ही पता चलता है कि गुरु की महिमा हम कोई भी वाचा से नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं भी आज डॉक्टर गोगटे सर और डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर के चरणों पे नमन करते हुए मैं इस ओर आगे बढ़ता हूं।
पहले तो डॉक्टर गोगटे सर के बारे में थोड़ा कुछ कहूंगा। गोगटे सर से तो मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, पर गोगटे मैडम से मिलने का 2-4 बार अवसर मिला। मुझे याद है कि हर साल जब 4 फरवरी रहती है थी, तब देशमुख सर हम सब स्टूडेंट को लेके गोगटे मैडम को मिलने को हम घर जाते थे। और घर जाके गोगटे मैडम भी हम सबको बहुत प्रेम से बात करते थे। गोगटे सर के साथ के कुछ प्रसंग बताते थे, तो इससे हमें और अच्छा लगता था कि हमें ऐसा लगता था कि हम भी गोगटे सर को मिल पाते तो कितना अच्छा होता। एक बार ऐसे ही बात करते करते गोगटे मैडम ने देशमुख सर को बोला कि ऐसे कुछ तो बात चल रही थी कि सर ऐसे कि आजकल बच्चों को टाइम देना पड़ रहा है, ऐसा कुछ चल रहा था। तो गोगटे मैडम ने बोला कि हमारे टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, बच्चे किधर पढ़े कब बड़े हुए हमें तो कुछ पता ही नहीं था। आपके सर तो इतने काम में व्यस्त रहते थे कि रात को 11 बजे 12 बजे आते थे, और तब तक तो सब बच्चे सो ही जाते थे। तो गोगटे मैडम ने हमें यह बताया कि तब बच्चों को टाइम देना है, मेरे फैमिली को टाइम देना है, यह आपके सर सोचते बैठते होते तो यह अग्नि विध्वंस जैसा इतना बड़ा कार्य कैसे हो पाता। यह इतनी छोटी बात थी, पर इसमें इतना बड़ा अर्थ था, यह मेरे दिल को छू गया। मुझे लगा कि हम छोटी छोटी बातों में अपना घर परिवार देखते बैठते हैं, तो इसमें ही अपना हमारा सब विश्व रहता है। लेकिन गोगटे सर ने जो यह महान कार्य किया है, और हमारे लिए जो अग्निविद्ध जैसा इतना चमत्कारी चिकित्सा निकाली है, यह हम रोज अनुभव करते हैं। और इससे हमें इतना गर्व होता है कि आज गोगटे सर रहते तो उनको कितना अच्छा लगता था कि यह कार्य इतना बढ़ रहा है, पूरे भारत में फैल रहा है। देशमुख सर भी गोगटे सर के बारे में बहुत अनुभव बताते थे। मैं पहले पहले तो मुझे लगता था कि देशमुख सर इतना क्यों नाम लेते हैं गोगटे सर का, कि ऐसा एक ही दिन नहीं जाता कि सर का नाम नहीं लेते थे। तो मैं कुछ सर के केस पे देशमुख सर मुझे बोलते थे कि ये सर के केस पेपर भी आप कभी पढ़ के देखो, नानापेट में वो सब केस पेपर जतन करके रखे वाले हैं। तो सर का इतना मेडिसिन इतने रहते थे कि खाली शतावरी चूर्ण दुधासोबत सकाळ संध्याकाळ और अमृतादि गुगुळ, खाली 2 ही, एक चूर्ण एक टैबलेट, इतने में ही पेशेंट को रिजल्ट आ जाता था। और आज हम इतना 10-10 गोलियां देके भी हमको रिजल्ट नहीं आते, तो मुझे लगता है कि सर कितने महान हो गए कि उन्होंने इतने छोटी सी सूत्र से पेशेंट को रिजल्ट देते थे। तो आप गोगटे सर के बारे में तो कल प्रज्ञा मैडम ने ही बताया, देशमुख सर ने ही बताया, मैं तो ज्यादा कुछ ना और बताते हुए मैं आगे चलता हूँ। मैं बताता हूँ डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर से। सर से मेरी मुलाकात 2012 में जब मैं फर्स्ट ईयर को आया था, तब एक बार ऐसे चलते चलते हुई थी, और तब मालूम था कि हमारे कॉलेज के कुछ सीनियर है और उन्होंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके बाद में मुझे याद है, पक्का याद है कि 2 फरवरी 2017 को मैं सर के ओपीडी को गया था एक पेशेंट को लेके, और मैं बाहर पेशेंट को लेके 1 घंटा वेटिंग में बैठा, और तब जाके हमारा नंबर लगा। तो मैं इतना हक्का बक्का रह गया कि आयुर्वेदिक की ओपीडी में इतने पेशेंट रहते हैं। तो सर 15 दिन को नांदेड़ को आते, तो अगले विजिट को गया, फिर मैं सर को बोला कि सर मैं आपके पास ये जो कुछ है वो सीखने का आ सकता हूँ। सर बोले मैंने किसी को रोक टोक नहीं की, जब आपको टाइम मिला जैसे मिला आते जाओ, आपको जो मिलता है वो लेते जाओ। तो मैं भी थोड़ा सा ये हो गया कि अपने को कुछ यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं देशमुख सर के पास जाने लगा, और धीरे धीरे ऐसा हमारी इंटर्नशिप खत्म हुई।
और इंटर्नशिप खत्म होने के बाद जो जो प्रश्न रहता है उसको हम यक्ष प्रश्न कहते हैं कि अब क्या करना आगे। अब पीजी करना है, प्रैक्टिस करने की है, प्रैक्टिस करनी है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, पीजी करने है तो उतने नंबर्स नहीं है, फिर क्या करने का। तो ऐसे में बहुत दुविधा में था। तो हमारी बहना सुजाता को मैंने कॉल किया, तो सुजाता ने मुझे कहा कि इतने दिन तू देशमुख सर के पास गया है, तो और एक बार तो सर के पास जा और सर को बोल कि सर मैं आगे क्या करूं। तो मैं बोला कि मैं ऐसा कैसे पूछ सकता हूँ सर से। तो सुजाता ने मुझे कहा तू जा तो पहले, सर क्या बोले वो सुन तो ले, तुझे क्या, तेरा क्या जा रहा है। तो मैं बोला ठीक है। अब मैं सबके सामने बात करने के थोड़ा डर रहा था। तो सर खाना खाने को अंदर किचन में गए थे, ये नांदेड़ की ओपीडी सर की घर पे ही है। तो डायरेक्ट मैं किचन में ही गया। सर बोले मैं खाना खा रहा हूँ, थोड़े बाहर रुक के होगा। मैं बोला नहीं सर, मुझे अभी बोलने थोड़ा सा अर्जेंट है। तो सर ने बोले ठीक है बैठो। तो मैं बैठा और सर से बात की कि सर मुझे आयुर्वेद सीखना है पर मुझे कुछ पता नहीं कि क्या करने का है। तो सर ने बोले तो चलो मेरे साथ पुणे को। तो सर ने, मैं बोला कि सर वहाँ मुझे मेरे रहने की व्यवस्था के, मुझे खाने को वगैरह सब देखना पड़ेगा वगैरह। सर बोले आप चलो मैं देख लेता हूँ सब। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था कि अब जाने के बाद क्या होता है, पर सर ने चल कुछ तो मुझे सीखने को मिलेगा, यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं दूसरे ही दिन सब सामान वगैरह पैक करके पुणे पहुंच गए। तो जाने के बाद वहाँ तो सर के क्लिनिक के ऊपर एक स्टूडेंट को रहने के लिए स्पेशल फ्लैट है, ये मुझे तब जाने के बाद पता चल गया। फिर मैं वहाँ फ्लैट पे रहने लगा। सर के घर से ही मुझे डब्बा आता था, मैं इतना खुश नसीब था। और ऐसे दिन चलते गए। तब मुझे पता चला कि यह मैं फर्स्ट ईयर में ही सर को मिलता, यह सब मैं सीख लेता तो और कितना अच्छा होता था। और आज भी मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि सर सर ने जो ये मुझे ज्ञान दिया, इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है ऐसे बोलते हैं। लेकिन देशमुख सर के बारे में, सर के पीछे दो औरतों का हाथ है, एक सर की माँ जिसे हम काकू कहते हैं, और मैडम देशमुख मैडम को। सर पहले तो मैं काकू के बारे में कहूंगा कि इतना फ्री स्वभाव है कि कभी भी हम उनके घर पे गए तो खाना खाए बगैर छोड़ते ही नहीं है। और कोई भी सब सर का खाना हो गया कि बीच में बाहेर आके काकू बोलते हैं कि कोणी जेवायचं राहिलं असेल ते चला रे जेवून घ्या म्हणून। इतना कोई भी सीखने को आया, कोई भी आया तो सबको खाना खिलाए बगैर काकू नहीं छोड़ते। तो हमारे वारकरी संप्रदाय में ऐसा कहा जाता है कि माँ का जो अन्नदान का पुण्य होता है वो पुत्र के यश में बदल जाता है, और पुत्र का यश और बढ़ जाता है, और उस यश से माँ को बुढ़ापे में बहुत समाधान मिलता है। तो गांव में भी बोलते हैं कि कोई आया तो थोड़ा खाना तो खा के जाओ, ऐसी औरतें बोलती है। यह इसके पीछे का कारण यही है। वैसे ही सर के यश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हम सब देख रहे हैं। वैसे ही मैं देशमुख मैडम के बारे में ही बताना चाहूंगा कि मैडम का जो स्वभाव इंडिपेंडेंट रहने का इतना अच्छा है, उससे सर बहुत ओपीडी में ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत ऐसा हो जाता है कि हर एक घरों में टाइम नहीं मिल रहा, ये हो रहा है वो हो रहा। पर देशमुख मैडम के बारे में वैसा नहीं। पेशेंट की बात आई तो मैडम सर को कभी भी कुछ नहीं बोलते। सर रात को 12 बजे 1 बजे भी घर गए तो भी कुछ नहीं कहते। इतना मैडम का सपोर्ट होने से आज सर आगे बढ़ रहे हैं और हम भी सब देख रहे हैं। ये तो हो गई पार्श सर के, थोड़ा सर के बारे में बताया। अब सर की एक बात थी, मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं जब मैं इंटर्नशिप में था तब जूनियर का क्लास लेता था, तो मैं मेरे साथ थोड़े से जूनियर अटैच थे। तो सर मुझे बोलते थे कि अकेला आदमी योगेश कुछ इतना नहीं कर सकता, तेरे साथ तो जूनियर जुड़े वाले हैं, तो तू क्या कर कि उन जूनियर को साथ लेके कुछ तो आगे कर। तो ऐसा कुछ एकत्रित करे तो आपका भी बहुत आगे कुछ हो जाएगा।
तो क्या करने का यह तो हम सोच रहे थे। हाँ, और एक बात कि आज सर का जन्मदिन है, सर को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये तो मैं बात में भूल ही गया। हाँ, वारकरी आयुर्वेद के बारे में बता रहा था कि वारकरी आयुर्वेद है सर की ही प्रेरणा है। सर ने जब बोला कि आप सब एकत्रित आके कुछ करो, तो फिर एकत्र आना और उसको क्या करना, ये हम थोड़ा सा सोच रहे थे। तो मैं ही बोला कि मेरे लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आई कि मुझे आयुर्वेद एट द लास्ट मोमेंट में पता चल गया कि आयुर्वेद ऐसा रहता है। यह मुझे फर्स्ट ईयर को पता चलता तो मैं आज कितना और ग्रोथ कर सकता था। तो हमने सोचा कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे आयुर्वेद और भी बड़े स्टूडेंट को भी आयुर्वेद में इंटरेस्ट मिले, आयुर्वेद का ज्ञान मिले। ऐसा हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा बोल के हमने श्री वारकरी आयुर्वेद ऐसी एक संकल्पना लेकर आगे बढ़े। तो यह फोटो भी आपको दिख रही है, 6 अप्रैल 2019 के है। तब गुड़ी पाड़वा का दिन था। उस दिन श्री वारकरी आयुर्वेद की संकल्पना लेके हम आगे बढ़े। तो उसके 1 महीने बाद ही श्री वारकरी आयुर्वेद चिकित्सालय उदगीर शुरुआत किया, और श्री वारकरी आयुर्वेद चिकित्सालय लातूर अभी 1 साल कंप्लीट हो रहा है उसका भी। तो ये तो चिकित्सा की बात हो गई, चिकित्सा तो हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही वारकरी आयुर्वेद को एक सांप्रदायिक, एक जो मेरी पार्श्वभूमि थी, मैं बचपन से ही वारकरी संप्रदाय में पला बड़ा हूँ। इसलिए तुकाराम महाराज का एक जो अभंग था वो मुझे बहुत रास आया था कि अधिकार तैसा दावियेला मार्ग चालता है मग कळो येते। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि हमारा जैसा अधिकार है वैसा हमको ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है, लेकिन यह मिले वाला ज्ञान अपने तक ही सीमित ना रखना चाहिए। आयुर्वेद में हम तो बहुत देखते हैं कि लोगों को इतनी सी बात भी पता होती तो लोग किसी को बताते नहीं। वो हमारा फॉर्मूला है, वो ये है, वो चलता रहता है। लेकिन तुकाराम महाराज कहते हैं कि जाळू नये नाव पावलेनी पार मागील आधार बहुतांचा। यानी कभी नदी तैर के जाने के लिए जो नाव लगती है, वो नाव पार होती ही कभी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पीछे से आने वाले लोगों का एक तैरने का साधन रहता है। वैसे ही हमारे गुरु से मिले वाला हमारा ज्ञान हम औरों को बांटना चाहिए। वो ज्ञान पीछे से आने वाले लोगों का तैरने का साधन रहता है। वैसे ही तुकाराम महाराज आगे कहते कि तुका म्हणे रोग वैद्याची अंगी नाही करी जगी उपकार। तो तुकाराम महाराज कहते कि वैद्य को रोग ना होते हुए भी वह लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए औषधि जमा करके रखता है। वैसे ही हम जो ज्ञान गुरु से प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान हमें आगे देना चाहिए। यह हमारे दिमाग में हमेशा रहा ही है। मुझे याद है कि जब लॉकडाउन हुआ तब सब परेशान थे कि क्या करने का। तब हमने 6 महीने तक कंटिन्यू रोज 12 से 2 ऐसा लेक्चर कंटिन्यू चलता था, एक दिन भी मिस नहीं होता था। और पहले तो मैं 1 महीना मैंने ही खुद क्लास लिए। फिर मैं आगे कहा कि मैं कितनी देर दिन पढ़ाने वाला हूँ, आप भी पढ़ा सकते हैं, आपके अंदर भी वो नॉलेज है। तो फिर रोज एक टॉपिक देते थे और उसके ऊपर वो लेक्चर लेते थे। ऐसे वो मेरे ख्याल से वो 6 महीने तक लेक्चर सीरीज वो हाँ चली। और फाइनल ईयर के जो नांदेड़ के कॉलेज के स्टूडेंट थे उनका शालक्य तंत्र, शल्य तंत्र और मेरे ख्याल से सुश्रुत, हाँ सुश्रुत सूत्र स्थान और कुछ आगे का ऐसा कुछ लिए थे हमने। तो सर वो सब स्टूडेंट बोलते थे कि भैया वो जो लेक्चर हुए लॉकडाउन के उस पे हमसे बहुत फायदा हुआ, हमें सब वो कंसेप्ट क्लियर हो गए, ये हुआ। पर पिछले महीने में मैं और क्षितिज सुनील वगैरह बात करते हो समय हमें ऐसा क्षितिज ने बोला कि सर आप जिन स्टूडेंट को पढ़ाते थे तब तक के तो स्टूडेंट है आपके कनेक्शन में, लेकिन जो जूनियर है वो जूनियर आयुर्वेद की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है।
तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या उनके लिए कि वह आयुर्वेद की तरफ आ सकेंगे? तो मैंने बोला हमारे पास तो दूसरा कुछ नॉलेज नहीं है, हमने तो खाली अग्निकर्म और विद्यकर्म ही सीखा। मैं खाली देशमुख सर के ही पास सीखा और देशमुख सर के पास से ही निकल के मैंने वो पीढ़ी शुरू की, बाकी किसी के पास इधर उधर गया ही नहीं। तो कॉलेज से निकला कि देशमुख सर के पास गया और देशमुख सर से पास से आया कि मैंने ओपीडी शुरू करी। तो मैं क्षितिज को बोला कि हमने तो अग्निविद्या ही सीखा है, तो हम देंगे क्या? अग्निविद्या ही देंगे, दूसरा क्या दे सकते हैं? तो फिर पहले तो ऐसा हुआ कि खाली गोगटे सर के जन्मदिन के 4 फरवरी को एक ही लेक्चर रखेंगे, ऐसा हुआ। फिर बोले कि एक लेक्चर में क्या होगा, इतना कुछ नहीं होगा। तो बोले 7 दिन की सीरीज रखेंगे। तो फिर बोले कि नहीं नहीं, फिर देशमुख सर का ही बर्थडे आ गए, तो फिर 15 दिन की ही रखेंगे। तो अब ये 15 दिन की तो बहुत लंबी हो गई है, बाद बाद में तो बहुत सब बोर हो गया है, सब बोल रहे, कोई बोल रहे कि बहुत लंबी हो गई सीरीज, लंबी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लेक्चर ले रहे हैं उनको भी पता चल रहा है कि लेक्चर लेना एक क्या टेक्निक रहती है, अग्निविद्ध और डीप कितना रहता है, ये तो सब मैं आगे बताने ही वाला हूँ। पर ऐसी पार्श्वभूमि लेके हम आगे बढ़ गए। मैं आज के व्याख्यान की और बढ़ता हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए। हाँ, बीएमएस को आके हम क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो है कि बीएमएस में तो हम आ जाते कि बहुत सब, मुझे नहीं लगता कि कोई आयुर्वेद में इंटरेस्ट है बोल के बीएमएस में आया होगा। लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि हमें एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए हम बीएमएस को आ गए। तो फिर बीएमएस में आ गए तो बीएमएस में क्या करते? पहले तो करते कि जॉब, कि बीएमएस में आए, फर्स्ट ईयर हुआ या नहीं कि सेकंड ईयर आए, क्यों क्या करते कि जॉब करने का, जॉब करने के पैसे कमाने के, मजा करने की। ऐसा देख रहे हैं हम सब। दूसरी बात है, जो कुछ लोग है कि वो आराम करने से, मस्ती करने के लिए आए वाले रहते हैं, क्योंकि घर पे ही सब अब लगता है कि ये डॉक्टर बन रहा है तो इसका कुछ टेंशन नहीं है, तो घर से भी पैसा वगैरह बहुत आता है, फिर आराम करते हैं, ऐसा चलते रहता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको लगता है कि कुछ तो हमारा पार्टनर रहे, गर्लफ्रेंड रहे या बॉयफ्रेंड रहे, इसमें ही 4 साल पूरे गुजार डालते। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं उनको यही कहता हूँ कि जो आपको शादी के बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी हो रहती है, वो इतने जल्दी उठा लेते हैं कि बाकी का कुछ काम करने के लिए फुर्सत ही नहीं रहती। और कुछ महाशय ऐसे भी रहते कि वो खाली टाइम पास करते हैं, बाकी कुछ नहीं है, आज का दिन आ रहा है जा रहा है तो चल। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बीएमएस का कोर्स है, मैं तो बाद सर के बाद जाने के बाद भी मैं बहुत से जनों से सीखा कि आप आयुर्वेद में जब 16 साल काम करोगे तब आयुर्वेद आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। अब ये तो कोर्स है 4.5 साल का, तो 4.5 साल में क्या पता चलता है? उसमें हमारा टाइम ये ज्यादा तो इसमें ही जाता है। तो फिर पढ़ाई तो कुछ नहीं होती और बाद में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? इसमें ही टाइम पूरा चला जाने के बाद पढ़ाई कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस का कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है ना। फिर बीएमएस होने के बाद फिर परेशानी होती है, फिर क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा चलते रहता है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छी बात है कि हम जब फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो हमें अच्छे सीनियर मिले, हमें अच्छे टीचर मिले, तो हम ये दुविधा से बच सकते हैं। मैं इस दुविधा से आया था, तो मेरा पार्टनर ज्ञानेश्वर खरात था, तो मैं उसको फर्स्ट ईयर से ही बोलता था ना, तुझे पढ़ना है, बाकी के नखरे बाद में करने के। तो वो इतना पोलाइट था कि जो कुछ बोला वो पढ़ता था। कि मुझे अच्छे से याद है कि ये ज्ञाना सुनील वगैरह ये जो सब है, गणेश वगैरह, तो इन्होंने फर्स्ट ईयर में 200 श्लोक पाठ किए थे इसके पाकभट के। और सेकंड ईयर में तो 50 महाकषाय, द्रव्य गुण के पूरे द्रव्य के श्लोक, ये वगैरह। इनका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे कि आज भी उनको कुछ बोला कि वो श्लोक के इसमें आंसर दिए तो खुद को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमें आता है कुछ तो आयुर्वेद का।
नहीं तो ऐसे ही टाइम चला गया ना तो फिर कुछ कॉन्फिडेंस भी नहीं आता और फिर क्या करने का ऐसा सोचते रहते। तो ये तो हो गया, ये तो हम करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या करना चाहिए? बीएमएस को आके स्टडी करनी चाहिए, मुझे तो लगता है। क्योंकि हम मॉडर्न का भी साइंस पढ़ते हैं, हम आयुर्वेद का भी साइंस पढ़ते हैं। हमें क्या है कि हम फर्स्ट ईयर से ना साइंस के पहली कक्षा से हम साइंस के विद्यार्थी हैं। हमें डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह ये सब सिखाया गया है। और हम जब आयुर्वेद में आते हैं तो हमें महास्त्रोत ये सब ऐसे हमारे पल्ले नहीं पड़ता। तो हमें लगता है कि ये आयुर्वेद कुछ नहीं है, इसलिए हम आयुर्वेद का पार्ट छोड़ देते और मॉडर्न का जो थोड़ा है वो पढ़ के हम पास हो जाते। लेकिन वैसा नहीं है, नहीं करने का है। हमें आयुर्वेद में रुचि आ जाएगी तो ही हमको आयुर्वेद समझ में आ जाएगा। इसलिए हमको संहिता से ज्ञान प्राप्त करना है। हमारे कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, वो कॉलेज के हॉस्पिटल में से हम पेशेंट देख के हमें ज्ञान प्राप्त करना है। और तीसरी बात है कि हम अंडर प्रैक्टिस भी जा सकते हैं, किसी के जो वैद्य कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास से भी हम सीख सकते हैं। तो ये तो बात हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही क्यों करें? आयुर्वेद में तो आए हैं, पर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस क्यों करें हम? हमें तो एलोपैथी करने की परमिशन है। तो फिर मैं खाली आपको ये इतना बताना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद को आए हैं इसलिए आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि जो लोग बीएमएस को नहीं है वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एमबीबीएस वाला डॉक्टर क्यों या होम्योपैथी वाला डॉक्टर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आयुर्वेदा का ज्ञान आपके पास है, आप लकी है उतने, इसलिए आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी बात है कि फ्यूचर में आयुर्वेद को स्कोप भी बहुत है। आप हम ही देख रहे हैं कि 10 साल में आयुर्वेद बहुत बदल गया है। हर एक लोगों को पता चल रहा है कि पंचकर्म क्या है। अब तो अग्निविद्या भी पता चल रहा है। जब से लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है तब से पूरे भारत भर में से लोगों के कॉल आते हैं, क्या ऐसी ट्रीटमेंट तो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी, इसके तो रिजल्ट बहुत अच्छे हम सुन रहे हैं, हम ट्रीटमेंट को के लिए आना चाहते हैं। अब मुझे एक बुरहानपुर से रोज ही फोन आ रहा है, तो उनको साइटिका कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर गांव गांव में हम आयुर्वेद की अग्निविद्या की प्रैक्टिस करेंगे तो ही हर गांव गांव में ये आयुर्वेद जाएगा। और लोगों को इतने दूर आने की तकलीफ भी नहीं होगी ना। हर एक गांव में, हर एक गली में लोगों को इजीली आयुर्वेद अवेलेबल होगा, तो उनको ये समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद जितना समझते हो उतना तो पढ़ने के लिए आसान नहीं है। क्योंकि एक बार थोड़े से उसके कंसेप्ट वगैरह समझना पड़ेगा तो ही हमको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि फीवर आ गया पैरासिटामोल खाओ ये करो, वैसे नहीं है। हर एक आदमी की प्रकृति अलग है, उसके लिए वह सोच के हमें मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो ये फ्यूचर का स्कोप भी है इसमें। इसके गुड रिजल्ट भी है। अभी हमने देखा कि केनिया के माजी पंत प्रधान की बेटी को आंखों की रोशनी वापस आ गई। तब तो सब लोग क्या करते हैं कि वाह 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 आयुर्वेद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन खुद प्रैक्टिस करने हैं तो फिर पीछे हट जाते हैं। रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, हम भी देख रहे हैं, देशमुख सर के पास भी आप सब देख रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। मनी, पैसा भी मिलता है। लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करने से पैसा ही नहीं मिलता। नहीं, पैसा भी मिलता है, बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। लेकिन आपने उसके ऊपर निष्ठा रख के वो काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो आत्मिक समाधान, यह सबसे बड़ी बात है। जब तक आदमी खुद के अंदर से समाधानी नहीं रहता तब तक आदमी को वह काम में इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ ये नहीं होता। अब सबको पेशेंट सर, देशमुख सर को पेशेंट बोलते हैं ना कि सर आप आराम कब करते हो? तो सर बोलते हैं कि मैं ओपीडी में आके कुर्सी पे बैठ गया कि मेरा आराम शुरू हो जाता है। मैं घर पे बैठा कि मुझे बेचैन होता है, छुट्टी के दिन मुझे घर बैठना ही नहीं मालूम होता। क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट है कि हमको इतना सर भी बोलते कि हमको इतना समाधान लगता है कि हमने आज इतने जनों को सेवा दे सके। तो ये जो आत्मिक समाधान है इसके लिए तो आज लोग बहुत ढूंढ रहे हैं। अध्यात्म के पीछे भी लोग उसके लिए भाग रहे हैं कि क्या करे, योगा करे से मिल जाएगा क्या, भक्ति करे तो मिल जाएगा क्या, प्राणायाम करेंगे तो क्या,
कुछ कोर्स वगैरह ये वगैरह तो वो सब चल रहा है, लेकिन हमारा जो कर्म है उस कर्म में हमारा सेटिस्फेक्शन होके उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हमको उसका बहुत एक आत्मिक समाधान रहता है, वो मिलता है। तो देशमुख सर भी गोप्य सर के बारे में हमें बताते थे कि सर इतने 80-85 साल के थे, तो सर इतने फिट एंड फाइन थे कि सर जाने के आखिर तक सर ने ओपीडी अच्छे से तरह से देखे थे। तो सर बोलते हैं कि हम सर को बोलते थे कि सर उन्हें क्या खाते होंगे, उन्हें रसायन वगैरह कुछ खाते होंगे क्या। तो देशमुख सर ने मुझे बोला कि वो रसायन उनका यही है कि पेशेंट को ट्रीट करके उनको जो दिल को जो समाधान लगता था वही उनकी इम्यूनिटी है बोलते। तो इसलिए हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए आत्मिक समाधान भी बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस तो हम करेंगे, लेकिन अग्नि विद्या क्यों सीखना चाहिए हमको। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट है यह और फास्ट रिजल्ट देती है। जैसे डिस्क बल्जिंग के पेशेंट है, साइटिका के पेशेंट है, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट है, जिन्हें एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ नहीं हो सकता आप जाओ, उन पेशेंट में भी हम रिजल्ट दे सकते हैं। यह अग्नि विद्या का कमाल है, इजी टू डू, यानी हम आसान तरीके से कर सकते हैं। पंचकर्म करने के लिए पेशेंट को रोज 1 घंटा वगैरह लगता है। पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना टाइम लग रहा है, ये हो रहा है। दूसरी कुछ ट्रीटमेंट करने तो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, और अग्नि विद्या को तो क्या कहीं पर भी हम कर सकते हैं। इतना आप भी गोप्य सर ने बताया कि कंपास बॉक्स में भी हम सब साहित्य लेके कहीं भी जाके हम अग्नि विद्या कर सकते हैं। चीप है, चीप यानी सस्ता है यह। 1-2 रुपए की निडल और एक बार इन्वेस्टमेंट की वाली सुवर्णशला का, उससे हम कर सकते हैं। ज्यादा कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, इतना बड़ा सेंटर डालना, उसमें 10-15 लाख डाल के फिर पेशेंट चेक करना, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी विद्या कर सकते हैं हम। इंटरेस्टिंग है सबसे बड़ी बात, क्योंकि विद्या विद्या कर्म के जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सर भी हमें हमेशा बोलते थे कि ओपीडी को जब थे पुणे में, तो सर बोलते थे कि आप अरे ये तो अभी अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो हमें कितना इंटरेस्ट आ जाएगा इस विद्या कर्म में कि कैसे कैसे पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं, यह कैसा काम कर रहा है। हमें अभी तो इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन और हम जब कर्म बढ़ाएंगे तो हमें यह सब बातें पता चलेगी और हमारी ये स्पेशलिटी बन जाती है। यानी अब आप जिस गांव में है आप अग्नि विद्या सीखते हैं, बाकी के तो डॉक्टर है, लेकिन बाकी के डॉक्टर को अग्नि विद्या नहीं आता तो आपके पास ही पेशेंट आने वाले। वैसे आपकी स्पेशलिटी ही बन सकती है। अब आगे है कि अग्निकर्म विद्या कर्म कहाँ से सीखना चाहिए। एक तो संहिताओं में से जो सुश्रुत संहिता है, गोप्य सर का बुक है, उससे भी हम सीख सकते हैं। देशमुख सर के पास सीख सकते हैं। चिंचवड में नानापेट में गाथा मंदिर देहू को हर बुधवार को सर की जो प्रिय अग्नि विद्या कर्म चिकित्सा रहती है, वहाँ 150-200 पेशेंट रहते, वहां भी हम सीख सकते हैं। नांदेड़ को हर 15 दिन को सर आते, वहां भी सीख सकते हैं। और गोप्ते सर और देशमुख सर के जो स्टूडेंट है उनके पास से भी हम सीख सकते हैं। अच्छे से जो सीखे हैं उनको उनका रुग्णानुभव अच्छा है, उन लोगों से हम सीख सकते हैं। अब कई लोग आकर गए, अग्नि विद्या भी सीख लिया है। कब कुछ लोग तो 7 दिन आते हैं और 7 दिन में सीख गए। अब पीछे एक डॉक्टर आए थे और उन्होंने हमको बोला कि आपका दिमाग क्या मोटा है क्या। मुझे कुछ पहले समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो बोले हम 7 दिन में ही अग्नि विद्या सीख लिए, हम आप 2-2 साल से यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं बोला सर ठीक है, वो आपकी नॉलेज है, आप गेन कर सके, लेकिन हम तो 2 साल से सीख रहे हैं और हम अभी भी सीख रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं आता अभी। तो उन्होंने चले गए। बाद वैसे लोग 4 दिन आते हैं, कोई 2 दिन आते हैं, कोई 7 दिन आता है, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना। ये ऐसे अब टाइम नहीं मिलता तो ये बात सही है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लगती है और सीखना चाहिए। और ये लोग जाकर बोलते हैं कि सर कभी रिजल्ट आते हैं कभी नहीं आते, और कोई कोई बोलते हैं कि इसमें रिजल्ट ही नहीं आते। तो उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, कुछ तो गलत हो रहा है भाई आपके साथ।
क्या गलत हो रहा है? तो आपके पास विश्वास की दृष्टि है क्या? अभी विश्वास की दृष्टि क्या है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे कि अभी अब आज का जो मेरा टॉपिक है, और सर ने मुझे बोला कि योगेश तू कुछ तो बोल, मैं अब तो क्या बोलूं। आज का मेरा आखिरी जो सत्र है वो तो आभार का है, सबका आभार ही मानना है। लेकिन जो मेरा कुछ समझ में आया कि अग्निविद्या कैसा थोड़ा काम करता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वही बताऊंगा। अग्निविद्या के पॉइंट वगैरह तो आज सब आपने 14 दिन में पीछे पढ़े ही है, सीखे, वो तो सब है। अब विश्वास की दृष्टि कैसी है? आप यहाँ आपको दो फोटो दिख रहे हैं। उसमें पहले फोटो में है कि, एक मिनट, माउस काम करता, ठीक है, ओके। हाँ, तो विश्वास की दृष्टि क्या है? आप देखो इसमें कि एक तो टेलीस्कोप है और एक है कि माइक्रोस्कोप है। तो आपको जब बहुत दूर का देखना पड़ता है तब आपको टेलीस्कोप लगा के देखना पड़ता है कि अंतरिक्ष में क्या चल रहा है क्या नहीं। और आपको बहुत नजदीक का है और सूक्ष्म है तो आपको क्या माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ता है। तो आप ये आपके सामने जो बातें हैं उनको भी देखने के लिए आपको ये इतने इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। तो ये अग्निविद्या को भी देखने के लिए एक दृष्टि लगती है, वो है विश्वास की दृष्टि। तो ये विश्वास की दृष्टि क्या है, हम उसमें आगे देखेंगे थोड़ा। नाही ते कुठेतरी अडकलं ह्याच्यामध्ये जाऊन फिरून हे इथं खाली फिरत आहे ह्याच्यात। सर स्पेस दाबा। 2 मिनिटं, ते ह्याला क्लिक होते का बघ, ते हिरव्याला हँगच झाले ना सगळं। हे क्षितिज, माझा आवाज येतो तुला? येतोय येतोय. तुझ्या ह्याच्यात येते का क्षितिज? सर येतोय आवाज तुमचा? सर माझा आवाज येतो तुम्हाला? हो योगेश, येतोय तुझा आवाज. यहाँ क्षितिज आवाज येतोय माझा? येतोय रे, येतोय येतोय. हो येतोय. गणेश आवाज येतोय माझा? येतोय ना? ठीक है। हाँ, अब ये क्या है विश्वास की दृष्टि? तो उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा कि अब विश्वास की दृष्टि के लिए हम थोड़ा बातें करेंगे कि विश्वास की दृष्टि दोनों की ही जरूरत है। एक तो डॉक्टर की भी जरूरत है और पेशेंट की भी जरूरत है कि उसमें विश्वास होने की। तो पहले तो हम डॉक्टर का ही देखेंगे कि हम डॉक्टर के ही इसमें बारे में तो बात कर रहे हैं, तो हमें कैसा विश्वास होना चाहिए डॉक्टर की इसमें।
तो डॉक्टर की दृष्टि से हमें विश्वास की ओर कैसा देखना चाहिए? हमें शास्त्र की ओर तो श्रद्धा सबकी रहती है, लेकिन विश्वास नहीं रहता। उसके बारे में मैंने एक बात पढ़ी थी, वो आपको बताता हूँ कि एक जादूगर था। उन्हें क्या किया, वो नाइजेरिया फॉल का जो आप देख रहे हैं, उसके ऊपर एक रस्सी बांध के इधर से उधर क्या करता था, पैदल चल के गया और फिर पैदल चल के वापस आ गया। फिर लोगों ने तालियां बजाई, पैसे दिए उसको, तो वह उस रस्सी के ऊपर से साइकिल चला के उस पार गया, फिर साइकिल लेके इस पार आ गया और लोगों ने तालियां बजाई। फिर वह जादूगर उस रस्सी के ऊपर साइकिल पे बैठ के बीच में जाके अपने बॉक्स में की कॉफी निकाली और कॉफी पी, फिर लोगों ने तालियां बजाई, आ गया इधर। तो फिर उस जादूगर उसने बोला कि आपको सबको विश्वास है कि मैं यह रस्सी से इस पार से उस पार जा सकता हूँ? तो सबने तालियां बजाई, हाँ बोले आप जा सकते हो, हमने हमारी खुद से आंखों से देखा है। तो फिर बोले आप सबको मेरे ऊपर विश्वास है, तो आप इतना करो कि मेरे साथ मेरे साइकिल के पीछे की सीट पर बैठ के उस पार चलो। अब तो कोई नहीं आ रहा, तो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे। हमारा भी वैसा ही है। हमारे यानी हमारी श्रद्धा तो बनती है, लेकिन विश्वास नहीं बनता। क्यों? जब हमें पता है आयुर्वेद रिजल्ट देता है, ये वो सब सब पता है, लेकिन हम जब हमारे ऊपर बारी आ जाती है, हमारी प्रैक्टिस की बारी आ जाती है, तब हम इससे पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी ये विश्वास थोड़ा सा कम पड़ता है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्यों चाहिए विश्वास की दृष्टि। अबे आज के टॉपिक का है बहुत इंपॉर्टेंट और बीच में का यह पॉइंट है कि चिकित्सा के लिए हमें विश्वास की दृष्टि चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कैसे। आप दो फोटो देख रहे हैं आप सामने, एक इंजीनियर का फोटो है और एक कलाकार आर्टिस्ट का है, चित्रकार का फोटो है। तो स्क्रीन नहीं दिसत आहे इंजीनियर के योगेश. दिमाग में पहले रहता है कि वो नक्शा कैसा होगा, वो इमारत कैसी बनेगी, फिर वो कागज पे उतर आती है और फिर वो प्रत्यक्ष रूप से बन जाती है। चित्रकार के दिमाग में पहले रहता है कि चित्र कैसा बनेगा, उसमें कौन से कलर भरेंगे, फिर वो कागज पे आते हैं और उसके ऊपर कलर भर जाते हैं। वैसे ही हमारे दिमाग में पहले फिट होना चाहिए कि ये पेशेंट क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है और उसके लिए क्या करने का है, तब जाके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेशेंट ऐसे ही आया, हम उसको कुछ तो टैबलेट दिए, उसको कुछ रिजल्ट आया या नहीं, हम खाली देखेंगे कि रिजल्ट आएगा क्या नहीं, आएगा क्या नहीं, ऐसा नहीं रहता। हम कन्फर्मली हमको ये पता चलना चाहिए कि यह पेशेंट हमारे से ट्रीट होने वाला है और इसके लिए हम यह ट्रीटमेंट सही कर सकते हैं। यह जब तक हमारा आत्मविश्वास नहीं बनता, तब तक हम चिकित्सा में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब बहुत लोगों को यह बात थोड़ी सी नहीं लगेगी, ये होगी, पर देशमुख सर हमें बार बार कहते थे कि औषध काम कैसे करता है। हम बोलते थे कि वीर्य से काम कर रहा है, विपाक से काम कर रहा है, रस से काम कर रहा है, लेकिन सर बोलते थे कि वैसा नहीं है। औषध वैद्य के अनुसार काम कर रहा है। वैद्य, अब सर कल ही बोले कि हरित की को बहुत सारे नाम आए हैं, उसमें पथ्या नाम है, रेचनी नाम है। तो हमें जब पेशेंट को पथ्यकारक बोल के देने का है, तो उसे पथ्या कह के दिया तो उसमें वह पथ्यकारक रिजल्ट देते हैं। और हमें पेशेंट में जब रेचन का काम करना है, तो उसमें वो रेचनी बोल के दिया तो उसका रिजल्ट आ जाता है। वैसे ही हमको जब अग्निविद्ध उसके ऊपर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, यह पूरी तरीके से पता चलेगा, तभी अग्निविद्या अच्छे से काम कर पाएगा। अब ये तो सब हो गया कि हमें पता चल गया कि अग्निविद्या कैसा काम करता है, इसके ऊपर हमारा विश्वास रहना चाहिए। लेकिन ये आएगा कहाँ से, कैसे मिलेगी ये विश्वास की दृष्टि?
हम क्या कर, अब सर हमेशा बोलते हैं कि अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशनी। यानी अभ्यास करके करके हमको वह चिकित्सा की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, और यह कर्म हम हमेशा हमेशा करने के बाद हमें वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम क्या करते हैं, हमें अभ्यास नहीं करने का। अभी ये देखो मैंने स्लाइड बनाई है कि उसमें अभ्यास बहुत छोटा है, और दृष्टि बड़ी है। हमें अभ्यास नहीं चाहिए, हमें दृष्टि चाहिए। अब भाई देखता हूं लोग हमें बोलते हैं कि ऐसा कौन सा तो मेडिटेशन बताओ जिससे हम पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। लोग ध्यान करते हैं, कुछ नुस्खे देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहता। हमें उस कर्म के बारे में डिटेल में जाके अभ्यास करना पड़ेगा, तभी उसके बारे में दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। और लोगों को सिद्धि चाहिए, कर्म नहीं करना है। हमें झट से रिजल्ट मिलना चाहिए पेशेंट में, उसके पीछे का जो हमारी मेहनत है वो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं रहता। हमें हमें क्या करना होगा, हमें अभ्यास, इधर के स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हमें अभ्यास बहुत ज्यादा करना है, तभी दृष्टि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। और हमें कर्म इतना ज्यादा करना है पेशेंट के ऊपर, तभी अपने आप हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप अभ्यास करो, आप अपना कर्म करो। आप बीएमएस को आए हैं, आप वैद्य हो गए, तो हमारा कर्म है कि हमें पेशेंट देखना है, पेशेंट देखना है। तो हमें पेशेंट के ऊपर अभ्यास करना चाहिए, पेशेंट के ऊपर कर्म करना चाहिए, सिद्धि दृष्टि अपने आप आ जाएगी। लेकिन और भी इसमें कुछ बातें हैं, उसमें थोड़े से हम आगे देखेंगे कि कैसे मिलेगी यह विश्वास की दृष्टि। उसके लिए पहली बात है कि हमारे ऊपर शास्त्र कृपा रहनी चाहिए। अभी शास्त्र कृपा क्या है, सर हमें बोलते थे कि हमें जमदाग्नि सर कहते हैं कि हमने आयुर्वेद को चुना नहीं है, आयुर्वेद ने हमें चुना है। वैसे ही मैं कहना चाहूंगा कि हम सब बीएमएस को आए, आयुर्वेद ने हम चुना है, तो हमारे ऊपर शास्त्र की बहुत बड़ी कृपा है, यह शास्त्र कृपा है। दूसरी बात है यह गुरु कृपा। गुरु कृपा कैसी है कि हम कोई चिकित्सा करते हैं, वो चिकित्सा में के जो नुस्खे है, उसमें का जो रहस्य है, वो जब तक गुरु नहीं बताता तब हमें उसका ज्ञान नहीं हो जाता। अब मुझे एक बात पता है कि चिंचवड़ को ओपीडी में था मैं, तब एक ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट था, और पेशेंट आया तो मुझे लगा कि अब सर उसके कुछ टेस्टिस का विद्या वगैरह करेंगे, ये वो सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो सर ने उसकी हिस्ट्री ली, और सर ने बोला कि आपको और कुछ तकलीफ है क्या, और कुछ तकलीफ है क्या। तो पेशेंट ने बोला कि सर मुझे हमेशा सर्दी होती है। तो सर ने देखा कि उसको डीएनएस का प्रॉब्लम था, तो सर ने उसको डीएनएस का विद्या शुरू करा। तो मैं तो परेशान हो गया, मैं बोला कि सर पेशेंट तो ओलिगोस्पर्मिया का है और आप डीएनएस का विद्या कर रहे हैं। तो सर हंसे और मुझे बोले आप आगे आगे देखो होता है क्या। तो फिर 2-4 महीने हो गए और पेशेंट रिपोर्ट ले गया, आ गया कि 50 या 60 मिलियन कुछ तो उसका काउंट हो गया था। तो हम तो सब हक्का बक्का रह गए कि सर बोले ये ऐसा कैसे हो गया। तो सर ने मुझे बोले कि हमारा जब प्राणवायु में भी अड़थड़ा आ रहा है, तो हमारा जो पाचन है उसका अग्नि नहीं प्रदीप्त हो रहा है, और अग्नि प्रदीप्त ना होते हुए उसके उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि ही नहीं हो रही है। तो ये जो विचार है ये गुरु के पास रहने से ही प्राप्त हो जाता है, यह कोई किसी शास्त्र से नहीं मिलने वाला है। अभी की एक बात है, मेरा एक जूनियर है, उसने क्या करा कि च्यवनप्राश बनाया। तो उसके लिए उसने क्या करा कि चरक का अध्याय निकाला, रसायन अध्याय, उसमें से च्यवनप्राश करने के लिए लिया। तो च्यवनप्राश करने को लिया तो उसमें चरक ने बताया है कि 500 आंवले लेने का है और करने का है। तो उसने 500 आंवले लिए, उसमें वो सब 4 तोले जो बोला है वो सब द्रव्य डाले, खड़ी शक्कर जो बोली है 2.5 किलो, वो 2.5 किलो खड़ी शक्कर डाली। अब जब जिस काल में 500 आंवले बोले थे, वो आंवले का वेट बहुत कम था,
अब एक आंवले का वेट तो बहुत बड़ा बड़ा है ना, तो उसके 17.5 किलो आंवले हो गए और शक्कर हो गई 2.5 किलो। तो च्यवनप्राश पूरा बिगड़ गया और मुझे बोला कि भैया च्यवनप्राश तो बहुत बिगड़ गया। मैं बोला ऐसा कैसे हो गया? तो बोले मैं तो ऐसे 500 ले लिया। मैं बोला भाई इसीलिए है, शास्त्र पढ़ने चाहिए लेकिन वह शास्त्र गुरु के मुख से आने चाहिए। जब तक वह शास्त्र गुरु के मुख से, गुरु का अनुभव डाल के नहीं आता, तब तक उस शास्त्र में शास्त्र का जो मर्म है वो हमें समझ में नहीं आता। ये हो गई गुरु कृपा। और जब हम तो बीएमएस को आ गए, हम किसी गुरु के पास जाके अच्छे तरह से सीखेंगे तो ही हमारे ऊपर गुरु कृपा हो जाएगी। निशंक अवस्था, निशंक अवस्था एक है। हम मेरे ख्याल से गीता के 4थे अध्याय में बोला है कि संशयात विनश्यति। मनुष्य जब किसी बात में संशय लेने लगता है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो माउली ने भी ज्ञानेश्वरी में उसके ऊपर बहुत सारा विस्तृत वर्णन किया है। तो इसमें बोलते हैं कि जब किसी भी बात पे, थोड़ी थोड़ी बात में हम शंका करते बैठेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमें उसका जो डिटेल नॉलेज है वो नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे कि इससे होता है क्या नहीं, ये होगा क्या नहीं, ऐसा थोड़ी थोड़ी बातों में हम जब शंका करने लगेंगे तो हमें कभी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो यह सब संशय रहित अवस्था प्राप्त करके ही किसी गुरु के पास हमें जाके यह सीखना पड़ेगा। अग्निविद्या के बारे में भी वैसा ही कि अग्निविद्या काम करेगा क्या नहीं, ये करेगा क्या नहीं। पर अब एक बात है कि पहले तो मन में शंका आती है और शंका का निरसन तो हमें करना चाहिए, लेकिन ये शंका का निरसन कैसे होगा ये हमें सबको देखना चाहिए। गीता में आगे जाके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक हमारी शंका का निरसन नहीं होता। वैसे जिसके ऊपर हमारी शंका है उस शास्त्र का डिटेल नॉलेज हम जब तक नहीं लेंगे तब तक हम निशंक अवस्था को नहीं आ जाएंगे। वैसे अग्निविद्या का ही वैसा है, जब तक हम उसका डिटेल नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हमें यह निशंक अवस्था प्राप्त नहीं हो जाएगी। पहले पहले हमें भी लगता था कि यह सर तो नीचे चुबाते हैं अंगुष्ठ मूल को और स्टोन तो ऊपर रहता है, कैसे वो गिरता होगा। तो एक दो बार हमने देखा कि मेरा एक जूनियर था पुणे में, क्लास करने के लिए आया था, उसको बहुत पेन हो रहा था किडनी स्टोन का। तो सोनोग्राफी करा, उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि किडनी स्टोन है, आपको हाइड्रोथेरेपी करनी पड़ेगी। अब उसने कॉल किया कि भैया मैं तो यहाँ अकेला हूँ, क्या करूँ? मैं बोला तू ओला कर और चिंचोड़ को आ, हम यहाँ पर आने के बाद देख लेंगे। तो सर ने ऐसे निडल अंदर डाली और बाहर निकाले, तब तक तो बोला कि सर मेरा पेन गया ही, और उसका स्टोन गिर भी गया। तब मुझे पता चला कि नहीं भाई, यह नीचे भी चुभा है तो स्टोन गिरता है। जब तक हमें यह दृष्ट कर्मा ज्ञान हम नहीं लेते तब तक हमारी निशंक अवस्था प्राप्त नहीं होती। और दूसरी बात है कि हमें अहंकार रहित होकर सीखना पड़ेगा। उसमें क्या है कि हमें लगता है कि हम तो इतने बड़े हैं, हम क्या सर से सर के पास जाके सीखेंगे, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं ये छोटे छोटे काम करूँ क्या क्या। अब परसों ही मेरी एक जूनियर से बात हुई तो उन्हें बोला कि हम किसी वैद्य के पास जाते हैं, सर हमें मेडिसिन वगैरह बनाने को बोलते हैं, ऐसा वैसा, तो हम सर की हेल्प करते हैं। तो मैं बोला कि बेटा तू थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज थोड़ा सा संभाल के बात कर कि आप आपके गुरु की हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको वह कल्प बनाने के लिए गुरु दे रहा है, यह आपके ऊपर उनकी कृपा है। अब मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि चिंचोड़ में मैं एक बार शतावरी कल्प बना रहा था, तब 20 किलो शतावरी कल्प खराब हो गया मेरी तरफ से कि थोड़ी सी उसमें सारीवा ज्यादा गिर गई और वो ऐसे ग्रैन्यूल्स बन ही नहीं रहे। तो फिर मैं तो बहुत डर गया कि अब मेरे से इतना बहुत ये हो गया। तो सर बोले उसका ज्यादा टेंशन मत लो, उसमें थोड़ा सा हम उसका कुछ करेंगे, हम देखेंगे। तो फिर अब मुझे लगा कि नहीं, मेरे से तो ये गलती हो गई है, अब सर मुझे बाद में तो शतावरी कल्प बनाने को कुछ नहीं देंगे। तो सर ने बोला कि योगेश आपने को शतावरी कल्प बनाने का है और ये बारी का तू ही बनाएगा। तब आप तो मैं शुरू से ही पूरा सा ध्यान दे कि सब मैं वो
देखने लगा और शतावरी कल्प मैंने बनाया और वो शतावरी कल्प अच्छा ही बना। तब मुझे पता चला कि अब मैं कितने बार भी शतावरी कल्प बनाता हूँ तो शतावरी कल्प नहीं बिगड़ता। हम तो अब 7 दिन को 10 किलो शतावरी कल्प लगता है, इतना फ्रिक्वेंटली हम बनाते हैं। लेकिन वह मुझे पता चलता है कि हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी के वैद्य के पास जाते हैं तो हमारी हेल्प होती है ये वगैरह। उनको हेल्प की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वह आपको कुछ काम करने के लिए दे रहे हैं तो वह हमें समझना चाहिए कि हमारे ऊपर वो कृपा हो रही है, कि हमें वो उनके ओपीडी का वो काम वगैरह हमको करने को मिल रहा है, तो हमें वो अनुभव मिल रहा है। नहीं तो प्राइवेट ओपीडी में कोई किसी को हाथ लगाने नहीं देता, पेशेंट भी हाथ नहीं लगाने देता और कोई वैद्य भी हाथ नहीं लगाने देता कि क्या सीखना है वो दूर से देखने का खाली। हम तो ऐसा नहीं हुआ, हम चिंचवड़ की ओपीडी तो सर की ओपीडी तो हमारी ओपीडी लगते थे। हम ऐसे कभी नहीं बोले कि सर की ओपीडी है, हम बोलते थे कि हमारी ओपीडी को ये चाहिए, हमारी ओपीडी को ये चाहिए। यानी इतना हमें वो सर की ओपीडी से लगाव हो गया था कि, और इससे ही अहंकार रहित अवस्था प्राप्त हो जाती है और हमें वो ज्ञान मिलता जाता है। और सबसे बड़ी बात है अनुभव। अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। हम देखे रहते, हम जितने पेशेंट ज्यादा देखेंगे उतना हमारा अनुभव बढ़ता है। अभी जो सर के पास सीखने जाने वाले जो स्टूडेंट है उन्हें लगता है कि कितने पेशेंट देखने का, बार बार वही पेशेंट देखने का, जानू पे शुल्क का पेशेंट है वही है। लेकिन मुझे पहले तो लगता था कि लिगामेंट टेयर का पेशेंट तो ठीक नहीं होता है और लिगामेंट टेयर में हम ज्यादा क्या कर सकते हैं आयुर्वेद में। पर मैं जब देशमुख सर के पास जब पुणे में बहुत सारे पेशेंट में देखा कि लिगामेंट टियर होने के बाद भी सर ने जब अग्निविद्या कर्म करने के बाद उनका वो सब ठीक हो गया लिगामेंट टियर का, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं मेरे ओपीडी में भी पेशेंट लेता हूँ कि नहीं, सर के ओपीडी में मैंने देखे, इतने सारे पेशेंट देखे कि वो हाँ ठीक होते तो मेरे से भी ठीक हो जाएंगे। यह अनुभव हमें बहुत और बढ़ा देता है। अब सेरेबल पाल्सी की जो पेशेंट है वो पेशेंट लेने को शुरू शुरू में बहुत वैद्य लोग डरते हैं कि वो छोटा सा बच्चा है उसको क्या चुभाना है ये वगैरह। लेकिन देशमुख सर के ओपीडी में मैं रोज 40-50 बच्चों को देखता था कि जिनको सेरेबल पाल्सी के लिए विद्या किया जाता था। तो मुझे अब कॉन्फिडेंस आता है कि ये सेरेबल पाल्सी का पेशेंट है, ये तो ठीक है, हम कर देंगे, हम तो सर के पास बहुत पेशेंट देखे हैं ऐसे। तो यह अनुभव ही हमको हमारी विश्वास में और पुष्टि करा देता है। तो अब सबने और एक बार सुनो कि हमारे ऊपर शास्त्र कृपा होनी चाहिए, वो हमारे लिए है, हम बीएमएस को आए हैं। हमारे ऊपर गुरु कृपा होनी चाहिए, आपके जो भी गुरु है उनसे वो नॉलेज मिला तो हमारे ऊपर गुरु कृपा होगी। निशंक अवस्था, हम संशय रहित होके वह ज्ञान सीखना चाहिए, कौन सा भी आयुर्वेद का, अग्निविद्या का, सब। और अहंकार रहित अवस्था, और हमने खुद ने अहंकार छोड़ देना चाहिए, तभी हम आयुष्य में कुछ कर सकते हैं। नहीं तो मैं उनके पास जाके सीखूं क्या, ऐसा वैसा जो है वो नहीं रखना चाहिए। अनुभव, और यह जितने ज्यादा पेशेंट हम देख सकेंगे उतना ही हमारा अनुभव बढ़ेगा और हमारा विश्वास बढ़ता रहेगा। हाँ, अब कैसे मिलेगी विश्वास की दृष्टि? तो यह श्री वारकरी आयुर्वेद अग्निविद्या व्याख्यान सत्र से आपको विश्वास की दृष्टि मिल सकती है। देखो कैसे मिल सकती है। स्टूडेंट को पता चल गया कि अग्निविद्या यह कोई तो चीज है जो काम करती है। अब साइटिक के पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं तो हमारे भी हमको भी पता चल गया कि नहीं नहीं, साइटिक का पेशेंट हमें छोड़ना नहीं, वो ट्रीट हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है, ये अग्निविद्या व्याख्यान सत्र में देखा है। तो वह हमारा विश्वास और पुष्ट हो जाता है। और विद्यार्थियों को भी अब पता चल गया है कि हमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कितनी अच्छी चलती है। इसलिए यह अग्निविद्या व्याख्यान सत्र आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। और रुग्ण में कैसे बढ़ाएगी अग्निविद्या व्याख्यान सत्र से यह विश्वास की दृष्टि? अब मैं रुग्ण के बारे में विश्वास की दृष्टि बता रहा था कि अध्योरोगी भिषग्वश्यो ज्ञापक सत्ववान अपि। इसमें जो भिषग्वश्य जो गुण बोला है वह विश्वास का गुण है। जब तक रुग्ण हमारा भिषग्वश्य नहीं होता, हम जो बोलते हैं वह वो नहीं सुनता, हम पत्ता का पालन नहीं करता,
तब तक हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अब हर एक पेशेंट में तो हम ये सब उनके दिल के अंदर जाके हम तो ये नहीं कर सकेंगे। लेकिन पंकज सर ने मुझे परसों बताया कि जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी की जो पेशेंट है उनके पास, तो उनको एक न्यूरोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि आपके बच्चे का कुछ नहीं होने वाला है, आप कितना भी ट्रीटमेंट करो उनको कुछ नहीं होने वाला है। तो वो बहुत परेशान थे। तो पंकज सर ने जो देशमुख सर का वो लाइव सेशन चल रहा था उस दिन नानापेट के ओपीडी में, तब वो मसल डिस्ट्रोफी के जो पेशेंट बताए सर ने, तो पंकज सर ने बोला कि मैं उनको वो वीडियो निकाला यूट्यूब के ऊपर का और बोला कि आप ये घर जाके आराम से देखो। तो दूसरे दिन पेशेंट आए और बोले नहीं नहीं सर, हमको तो अब विश्वास आ गया कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा बच्चा तो चल फिर सकता है थोड़ा सा, वो सर के पास जो बच्चे आते हैं वो चल फिर भी नहीं सकते हैं। तो इतना यह अग्निविद्ध कर्म का जो ये व्याख्यान सत्र है वह रुग्णों में भी परिवर्तन ला सकता है। आप आपके रुग्णों में भी, आप जो अब नॉन मेडिकल लोग भी देख रहे हैं यूट्यूब को, तो उनको भी पता चल रहा है कि यह अग्निविद्ध कुछ तो है और वह काम करता है। अब वैद्य लोगों को भी पता चल गया है कि अग्निविद्ध कुछ तो है, उसमें वह ट्रीटमेंट दे सकता है। अब बहुत जनों ने बताया कि हम तो बहुत गलत पॉइंट करते थे, हमें कुछ पता नहीं चल गया था तब। अब यह व्याख्यान सत्र से हमें पता चल गया कि नहीं, इसका सही पॉइंट यह है, इसका सीक्वेंस ऐसा लेना चाहिए, अग्निकर्म कब करना चाहिए, विद्ध कर्म कब करना चाहिए। यह जो एक कॉन्फिडेंस है वह कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। ओके अब सबसे आखिर में देखेंगे हम क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित यश कर्माभ्यास क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। तो हमें चिकित्सा कैसे करती है, अब हम देखे रहेंगे कि अब ये तो देखा कि हमने विश्वास की दृष्टि कैसे प्राप्त होगी, अग्निविद्ध कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे, और यह विश्वास ही हम जब बिल्ड करते हैं हमारे अंदर, तब हम ट्रीटमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके साथ में थोड़ी सी और एक दो बातें हैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि चिकित्सा में ज्यादा मनी माइंडेड नहीं रहना चाहिए। ये देशमुख सर भी बोलते हैं कि ज्यादा मनी माइंडेड हम जब बन जाएंगे ना, तब हम पेशेंट को रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। अब जो कुछ स्टूडेंट है, अब पीजी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, हम पीजी को जाएंगे, ज्यादा पेशेंट देखेंगे, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ऐसा नहीं बोलते हैं स्टूडेंट। हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हाँ वहां तो 60,000 रुपए पगार है ना, वो मिल रहे हैं हमारे। यानी हम मनी माइंडेड होके जब उसके ओर आगे बढ़ेंगे तो वो हमको कैसे पल्ले पड़ेगा। इसलिए चिकित्सा करना यानी खाली पैसा कमाना ऐसा नहीं है। उसके लिए आचार्य ने बताया जो है कि क्वचित धर्म, कभी उस चिकित्सा से धर्म प्राप्त होता है, क्वचित मैत्री, कभी उससे मैत्री प्राप्त होती है, क्वचित अर्थ, कभी उससे पैसा प्राप्त होता है, और कभी क्वचित यश, कभी अब और बहुत बार यश प्राप्त होता है। यानी सब बारी में सब बातें नहीं मिलती, कभी बारी किसी बारे में कुछ मिलता है, कुछ बारे में कभी मिलता है। ऐसा हमें करना चाहिए। कर्मा और कभी कुछ भी नहीं मिला, उसमें पेशेंट में रिजल्ट भी नहीं आया, तो हमें पता चलता है कि हम ये करके हम गलत हो गए हैं। यह हमारा कर्माभ्यास भी हमें सिखा देता है, हमारी गलती भी हमारा अनुभव बन जाती है। यह भी है। अब बहुत जो पेशेंट है उन्हें बोलते हैं, अब पीजी वाले हैं जो अब मेरे ही जूनियर वगैरह है, जो सर्जरी को वगैरह जा रहे हैं। अब सर्जरी तो इतनी, सर्जरी बुरी ब्रांच थोड़ी है, सुश्रुत सर्जन ही थे ना, लेकिन उनका जो सर्जरी की तरफ देखने की जो दृष्टि है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने बोलते हैं कि नहीं, सर्जरी में बहुत पैसा है इसलिए हम उधर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें, कि हम सर्जरी में जाके उसका कुछ अच्छा इन्वेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ पेशेंट को और अच्छा कर सकते हैं, हमारा ज्ञान उसको अच्छे तरह से दे सकते हैं। यह लेकर हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम ये नहीं होंगे, उसकी तरफ उसका पूरा डिटेल नॉलेज नहीं लेंगे। हम किसी भी छोटी छोटी बात में पैसा देखने लगेंगे तो हमको रिजल्ट भी नहीं आएगा और पेशेंट हमारे साथ फ्रेंडली भी नहीं हो जाएंगे। अब हमारे
मेरा उदगीर में ओपीडी है मेरी, छोटा सा गांव है उदगीर। तो वहाँ कैसे है कि सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट वगैरह ज्यादा दिन नहीं टिकते, 1 महीना वगैरह ट्रीटमेंट कर लेते हैं और बाद में नहीं आते। तो हमने पीछे सोचा कि इनके लिए क्या करा जाए। तो हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव भी आया था कि हम उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट भी करेंगे, लेकिन नहीं, मैं उनको बोला कि नहीं, दान वान बिगड़ून टाकते, यानी फ्री में करे तो उसकी कुछ कीमत नहीं रह जाती। तो हम ऐसा करते हैं कि उनको जब मेडिसिन देते तो उनके मेडिसिन के पैसे ले लेते हैं, और जब महीने के आखिरी हो जाता है, यानी दूसरे महीने की 1 तारीख आ जाती है, तो उसका जो महीने भर का जो जितना खर्चा हुआ है उनको वापस कर देते हैं। यानी वो पेशेंट हमारे पास टिका भी रहता है, और उन्हें लगता है कि, और उनको हम बोलते हैं कि यह पैसे हम नहीं देते, यह देशमुख सर की तरफ से आते हैं। वो देशमुख सर का फोटो है और बोलते कि ये जो नांदेड़ के डॉक्टर है ना, ये आपका खर्चा दे रहे हैं। तो पेशेंट वो टिका रहता है कि नहीं, ये तो हमारे लिए कोई तो कर रहा है, तो हमें यह टिक के करना चाहिए। और हम सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में वगैरह अग्निविद्ध तो हम सब फ्री ही करते हैं, उसका सर भी फ्री करते, हम भी फ्री करते। और जब मुझे तो लगता है कि अग्निविद्ध यह सेवा देने का बहुत अच्छा मौका है। इसलिए हम इससे पैसा कमाना वगैरह हमें तो अच्छा नहीं लगता, बाकी जिसका उसका ये प्रश्न है। इसलिए सेरेब्रल पाल्सी में तो अग्निविद्या हम फ्री ही करते हैं, उसके साथ जो थोड़े फार मेडिसिन लगते हैं वो तो हमारे पास से हम दे ही सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट भी टिका रहता है, और उसमें जो रिजल्ट आता है वह हमारा यश बढ़ाता है, हमारी कीर्ति बढ़ाता है। यह भी वैद्य लोगों ने यह इस बात पे सोचना चाहिए। कब हर बात में पैसा देखने की वजह वहां से कुछ निकलता है, हमें यश प्राप्त हो रहा है किसी पेशेंट में, तो यश लेना चाहिए। किसी से पहचान ही बन जाएगी इस ट्रीटमेंट के बाद, तो उसमें पहचान भी बनाना चाहिए, मैत्री बढ़ानी चाहिए। और कुछ नया कुछ पेशेंट है तो उसमें कुछ कर्माभ्यास करके देखना चाहिए। जैसे देशमुख सर भी बोलते हैं कि गोप्ते सर बोलते थे कि हम डॉक्टर है तो हमें कभी पेशेंट को ना नहीं करना चाहिए। जिस तरह जिस अवस्था में पेशेंट आया उस पेशेंट में हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अब सबसे आखिरी बात है, मैं सबका, अब जो आज का जो ये है, ये तो वही सब आज के व्याख्यान के विषय के बारे में बातें। अब आज का मेरा जो ये आखिरी लेक्चर है वो आभार के लिए है। अब मैं आभार सबका व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो प्रथम दिन रामदास आव्हाड सर ने हमें जो मार्गदर्शन किया उसके लिए सर का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर को हमने एक ही कॉल किया तो सर ने बोले कि हाँ मैं ठीक है, मैं बात करता हूँ। और बाद में मैंने सर को थैंक यू बोल के मैसेज भेजा तो सर ने मुझे रिटर्न मैसेज लिख के भेजा कि नहीं, आप जो काम कर रहे हो अच्छा है, आप करते रहो, हम अगले साल भी करो आप, मैं आपको अगले साल भी आपको सहायता करूंगा, आपको जो कुछ प्रॉब्लम आएगी उसमें भी मैं सहायता करूंगा। इसे सब बड़े लोग दिल से भी बड़े होते हैं, लेकिन हमें उनके साथ मिलकर कुछ करे तो हमें भी उनका मार्गदर्शन अच्छी तरह से मिलता है। वैसे रामदास आव्हाड सर का भी मार्गदर्शन बहुत हम मिला। नीता काला मैडम का भी हमें पहले दिन मार्गदर्शन मिला। मैडम का तो ऐसा हुआ कि सर ने बोले, देशमुख सर ने, मैं यह सब जो व्याख्यान है वो मैंने खुद में तय किए कि किसी को क्या करने का है। हमें नहीं लगा था कि यह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएगा, हमें लगा कि ये छोटा सा कार्यक्रम है तो उसमें इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। तो फिर सब तय होने के बाद मैं सर को बोला कि सर आपको 4 तारीख को बात करनी है। तो सर ने बोले ठीक है, वो तो मैं करूंगा, लेकिन आप नीता काला मैडम का रखे तो अच्छा होता। तो सर मैं बोला कि सर मैं तो सबको पहले से ही दे रखा है कि आप ये दिन ये बात करोगे ये वगैरह। तो फिर आप बीच में ही मैं किसी को कैसे ना कह सकता हूँ। तो देशमुख सर ने बोला कि मैं ही थोड़ी कम बात करता हूँ, लेकिन मेरे लेक्चर के दिन नीता मैडम का लेक्चर रखो। तो फिर सर ने बड़ापन दिखाया तो हमने भी नीता मैडम से बात की। तो नीता मैडम ने हमें बोला कि नहीं, हमें नाम के लिए कुछ नहीं करते, मेरा नाम आया ना आया तो उसमें कुछ बात नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हो अच्छा है।
और उसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मैडम ने ही अपना कीमती समय देके हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। चंद्र कुमार देशमुख सर का तो मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। उनके लिए तो मेरे पास बोलने के कुछ शब्द नहीं है। आज हम जो भी कुछ है वह सब डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर की ही देन है। और ये जो अग्निकर्म व्याख्यान सत्र हमने शुरू किया, पर मालूम नहीं था कि उसके लिए क्या करने का था। तो फिर कुछ हुआ कि हम सर को कॉल करते थे कि सर ये प्रॉब्लम आ गई, ऐसा क्या करे। सर ऐसा कभी नहीं बोला कि अब प्रॉब्लम आई तो मैं क्या करूँ। सर बोलते थे ठहर, मैं कुछ तो करता हूँ उसके लिए। और सर उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के हमें बताते। और जूम मीटिंग के लिंक उसका लाइव का करने का है, सब सर को पूछ पूछ के हम बड़े हुए और कर रहे हैं। और सर रोज अपनी कीमती समय में से लास्ट में थोड़ा सा मार्गदर्शन को करके हमें बहुत सहकार्य किया है। तो सर का तो हम सर के तो सब वारकरी आयुर्वेद हम ऋणी रहेंगे। फिर सुचित्रा छल्ला मैडम ने भी नेत्र विकारों में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हमें। डॉक्टर हर्षित साहू सर ने भी हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, उनका भी मैं आभारी हूँ। मेघा पेंटर मैडम ने जो क्षिप्रांगुष्ठ और कोविड के अनुभव बताए, आज तक हर एक लेक्चर हुआ, ऐसा एक ही लेक्चर नहीं हुआ जिसमें मेघा मैडम का नाम नहीं निकला। मेघा मैडम ने इतना अच्छा और इतने डिटेल में पढ़ाया कि हम सभी वैद्यगण मेघा मैडम सा बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम इतने डीप तरह से क्षिप्र और अंगुष्ठ का हम भी कभी विचार नहीं करे थे। संदीप गनवाल सर का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। कल्याणी काबगते मैडम ने भी हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया उन्माद अपस्मार में। वो बहुत डीप तरह से जो नॉलेज है वो मैडम ने हमें बांटने की कोशिश की। रोहित कुमार वर्मा जी सर का तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर के फैमिली में कुछ तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन सर ने हमें एक बार भी नहीं बोली कि मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपके लेक्चर को लेक्चर दे पाऊंगा या नहीं। लेकिन जब लेक्चर हुआ तब सर ने मुझे बोला कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी योगेश, लेकिन मैं यह लेक्चर कर सका। तो ऐसे अपनी प्रॉब्लम बाजू में रख के हमें सहकार्य किया, इसलिए मैं सर का भी बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर कैलाश वाघ सर ने जो ऊर्ध्व जत्रु विकारों में जो बताया, सर ने जो सीक्वेंस बताया, वो सीक्वेंस वैद्यों के लिए बहुत मार्गदर्शक कारक ठहरेगा। इसके लिए मैं कैलाश सर का भी आभारी हूँ। वैशाली मैडम तो पहले थोड़े से नर्वस हो गई थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, मैं क्या बात करूंगी वगैरह। लेकिन मैडम ने इतना अच्छा लेक्चर दिया कि सब मैडम के फैन हो गए। नीलम मैडम ने भी अग्निकर्म और विद्धकर्म के रुग्णानुभव बहुत अच्छे तरह से बताए। पंकज सर ने जो शूल और अग्निविद्ध का जो कोरिलेशन बताया, वह सब वैद्य के लिए सराहनीय है, वह अच्छे से देखना चाहिए सबने। माझी मैडम का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें तो लगा था कि वातरक तो इतना सा छोटा सा पॉइंट है और उसमें तो एक ही विद्ध बोला है, तो अब मैडम 1 घंटा क्या बात करेंगे। लेकिन मैडम ने जो डिटेल में पूरे अनुभव शेयर किए, उसके लिए मैं मैडम का भी आभारी हूँ। चिंतन सर का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो कहता हूँ कि देशमुख सर मेरे पहले गुरु है और चिंतन सर मेरे दूसरे गुरु है। देशमुख सर दिन भर पूरे हम मैं और चिंतन सर साथ में थे पुणे में, तो देशमुख सर हमें पॉइंट के बारे में वो सब बताते थे और उसकी सब पाठ करना, यानी उसकी जो मराठी में उजळणी बोलते, वो चिंतन सर हमसे कर लेते थे कि योगेश फिर अब इसमें क्या, तो मैं याद करके बताने का था। तो सर चिंतन सर बोलते कि नहीं, इसमें ऐसा काम करता है ये विद्या। तो चिंतन सर से मैं बहुत ज्यादा सीख गया देशमुख सर के पास। और नए नए पॉइंट जो है वो जो दोनों का चिंतन सर का अनुभव और मेरा अनुभव मिलके मैं चिंतन सर का भी अनुभव पूरा मेरे पास सर चिंतन सर की कृपा से आ गया। और प्रज्ञा मैडम का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैडम ने जो गोप्ते सर के बारे में जो बताया, उससे पूरा ऐसा पूरा दिल भर के आ गया कि हम भी एक बार गोप्ते सर को मिलना चाहिए था, ऐसा हमें लगा। इसके बाद ये जो पीछे का बैकग्राउंड है, ये आपको पता नहीं रहता है कि इसके पीछे कितना भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। हम सुबह 7 बजे उठे कि हमारा चलता था कि आज की स्क्रिप्ट क्या है, वो स्क्रिप्ट का पाठांतर कैसा करना है।
फिर ये इंटर्नशिप की इनकी ड्यूटियां करके स्क्रिप्ट पढ़ के वो सब बता के, और दोपहर में एक बार स्क्रिप्ट पढ़ के लेना, फिर डेमो लेने का हर एक व्याख्याता का। फिर डेमो में इतने, कभी किसी का लैपटॉप ही नहीं चलता, कभी किसी का माइक का प्रॉब्लम है, कभी कभी तो टेक्नीशियन को बुला के वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती थी। यहाँ तक वो पूरे 15 दिन ऐसे चले गए। लेकिन यह सब जिम्मेदारी क्षितिज ने, सुनील ने, ज्ञाना ने, गणेश, विष्णु, रामदास, इन सब जनों ने हंसते हंसते पार करी। और जो प्रमोशन की वीडियो दिए, रामेश्वर है, अपना कृष्णा है, आदिनाथ है, कुणाल है, इन्होंने सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे और यह अग्निविद्या व्याख्यान सत्र को और प्रमोट करने का कार्य किया। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और सुजाता का भी मैं बहुत आभारी हूँ। सुजाता मुझे हमेशा मार्गदर्शन करती थी कि हाँ, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन उस थोड़ा सा ध्यान रख के बातें करो कि अच्छे से होना चाहिए, ये होना चाहिए, पीपीटी अच्छे होनी चाहिए। ये सब सुजाता ने भी हमें बार बार मार्गदर्शन किया। तो मैं फिर से एक बार सुनील का और क्षितिज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरे साथ है। मैं बोलता हूँ ना, ज्ञाना और सुनील और जो मेरे सब है, ये मेरे दो साथ कार्य करते नहीं, ये मेरे हाथ है। और इन्हों काम किया तो ये मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और कल जो होने वाली है छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है, उसकी सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र का जो आराध्य दैवत कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनका आदर्श हम सामने रख के आगे बढ़ सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, हमें जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये होता है, तो मैं सुनील को वगैरह कहता हूँ कि आप हमारे यहाँ श्रीमान योगी है, तो पढ़ देख कि महाराज की जिंदगी में कितने प्रॉब्लम थे, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी। हम इतने इतने छोटे से प्रॉब्लम से ऐसे नहीं हारना चाहिए। यह शिवाजी महाराज की हम प्रेरणा लिए हुए आगे बढ़ रहे। उसी शिव जयंती की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आखिरी बात एक है कि आज यह जो व्याख्यान सत्र हुआ, उसका जो कुछ फीडबैक है, उसके कुछ सुझाव है, वो वगैरह श्री वारकरी आयुर्वेद .com यह वेबसाइट है हमारी, वहाँ जाके, वहाँ भी लास्ट में कांटेक्ट में जो एक सेशन है, उसमें भी मैसेज करके हम आप बता सकते हैं। और मेरे ख्याल से यह वेबसाइट का डबल हो गया। यहाँ श्री वारकरी आयुर्वेद @gmail.com चाहिए, यह मेल है हमारा, उसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और 7558680016 ये हमारे क्लिनिक का नंबर है, उसके ऊपर भी आप टेक्स्ट मैसेज, कॉल वगैरह करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अब सबसे आखिरी बात, फिर मिलेंगे अगले साल श्री वारकरी आयुर्वेद अग्निविद्या व्याख्यान सत्र 4 फरवरी से 18 फरवरी 2023 को। तो सबने बहुत बोला कि नहीं नहीं, ये अगले साल भी होना चाहिए, तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अगले साल इससे अच्छा हो जाएगा। सर ने मुझे यही साल बोले थे कि हर एक स्रोत से डिवाइड करके आप दो, तो उनको थोड़ा सा बहुत विस्तृत तरह से बताएंगे। लेकिन इस साल टाइम भी बहुत कम था, व्याख्याताओं को भी प्रिपेयर करने को इतना टाइम नहीं मिला। अगले साल पूरी तैयारी से, पूरे इससे हम यह अग्नि कर्म और विद्या कर्म व्याख्यान सत्र करेंगे। तो मैं फिर से सभी का एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं आज यहाँ रुकता हूँ। और आखिर में मैं डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख सर को कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन करें। पुन्हा अटकलं ते उचलून ठेवायला की हे व्हायला. चलायला बंद कर स्क्रीन शेअर. नाही बंद. नमस्ते, आवाज येतोय का माझा? हॅलो, माझा आवाज येतोय का? लॉक
हेलो। येतोय सर. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो व्याख्यान सीरीज ली थी, मुझे योगेश का फोन आया था कि सर मुझे सरप्राइज ही दिया उसने कि वैद्य राघव गुप्ते सर के जन्मदिन से शुरू करना है। तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वैद्य गुप्ते सर के साथ में जब था ना, तो सर कहते थे कि सर की एक इच्छा थी कि ये जो विद्या कर्म और अग्नि कर्म जो है टेक्स्ट बुक में आना चाहिए। उसके लिए काम भी शुरू किया था। आयुष डिपार्टमेंट में कुछ सर के पहचान के लोग थे और उनसे मुझे लगा सर ने बात भी की थी, और वो टेक्स्ट बुक में सिलेबस में सेकंड ईयर या थर्ड ईयर को जो सर्जरी का सिलेबस है उसमें ही सर को ये विद्या कर्म और अग्नि कर्म जो सर कर्म करते हैं उसका उल्लेख लाना था। लेकिन सर जाने के बाद वो कॉन्टेक्ट भी चले गए और हम तो बहुत नए थे, नाम भी नहीं था, कोई पहचानता भी नहीं था और वो कैसे करेंगे ये पता भी नहीं था। लेकिन मुझे याद है जब सर एक हमको छोड़ के चले गए थे, उसके 4-5 दिन ही पहले मैं सर से बात किया और मैंने कहा था सर से कि ये जो जिम्मेदारी है कि आपकी बुक में सिलेबस में लाने के लिए मैं करने को तैयार हूँ सर, मुझे आप बोलो जो भी करेंगे मैं करूंगा। मैं तब नांदेड़ में था मेरे विजिट में शुक्रवार को, और सर ने कहा सर बीमार थे, फ्रैक्चर हुआ था, तो सर ने कहा कि ठीक है आप आ जाओ, आने के बाद मिल लो मुझे और हम करेंगे काम। तो जब पुणे में आया तो जैसे मैं पहुंच गया तो सब व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगी कि श्रद्धांजलि ऐसे सर के। तो एक शौक था और तब से 6 महीने तो ब्लैंक में ही गए कि रोज जो जाने की इच्छा थी सर के पास, सर को देखने की, वो सर नहीं थे ना तो क्या करें, ऐसा प्रश्न था। प्रैक्टिस तो कर रहे थे लेकिन वो जो हमारे सर के ऊपर हाथ रहता है ना कि तू कर, आगे काम कर, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, वो ऐसा लग रहा था कि हाथ ही चले गया। लेकिन जब मैडम से मिला, गोखले मैडम थी और पद्मनाभ सर थे, तो बहुत आयुर्वेद के जो वैद्य भी थे, सर के स्टूडेंट भी थे, कुछ लोग भी थी जो गोखले सर का क्लिनिक आगे बढ़ाने की इच्छा करते थे। मेरी भी इच्छा थी कि सर का क्लिनिक आगे बढ़े और ये जो काम है हर लोगों तक पहुंचे, हर स्टूडेंट उसको करने की इच्छा प्रकट करे। अगर मालूम ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि सबको मिलना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी प्रैक्टिस कर रहा था मेरे खुद के पेशेंट, मुझे लगता है मैं 3 महीने में मेरे पेशेंट एक विजिट के 200 तक जा रहे थे। लेकिन अकेले ही क्यों करें सब, ऐसा लग रहा था कि अरे हम ही क्यों करें ये सब ने करना चाहिए। तो मैं जो भी जूनियर दिखता था उसको पकड़ के लाता था। मैं बता रहा हूँ फोन पे तो किसको विश्वास नहीं रहता था, लेकिन एक बार उपड़ी में आएगा ना वो विश्वास रखता था, अरे हाँ इतने पेशेंट कैसे आए रहे। तो वो जो है तब से शुरू जो किया है अभी तक चालू ही है कर्म। लेकिन जो सर का विद्या कर्म और अग्नि कर्म आगे बढ़ाने का काम है, वो जैसे पद्मनाभ सर ने कहा कि मैंने सर को जाके मिला कि सर ये शुरू होना चाहिए, क्योंकि काफी पेशेंट है जो पुराने सर के, वो फोन करते हैं कि कब शुरू होने वाला है। तो मैंने कहा कि किसी को भी दे दो, लेकिन ये शुरू होना चाहिए। 6-7 डॉक्टर थे सर, वो सर को अप्रोच किया था, लेकिन सर का फोन आया मुझे पद्मनाभ सर का, ठीक है हम ट्रायल बेसिस पे शुरू करके आप ही शुरू करो। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मेरा खुद का भी इनिशियल ओपीडी थी चिंचवड़ में, और चिंचवड़ से नानापेट काफी 20-25 किलोमीटर दूर है, तो गाड़ी भी नहीं थी। तो ठीक है सोच लिया कि करेंगे, देखा जाएगा आगे क्या है। अब 4 बजे हमने, जो सर का टाइम था 4 से 6, वो शुरू किया। मुझे लगता है तब पहले ही महीने में पंकज आया था, 2-3 पेशेंट थे, और ऐसे बढ़ते बढ़ते अब इतने हो गए कि हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, हर एक पेशेंट को लिमिटेड क्वांटिटी रखते हैं। ये जो बढ़ते बढ़ते गया है ये सब समर्पित है वैद्य राघव गुप्ते सर को। और न एतद ममम, मेरा एक कुछ नहीं है,
जो सीखा है सर के पास। हालांकि सर का जैसे हम सब देखते हैं ना कि आयुर्वेद बहुत बड़ा है, लेकिन आचार्य रामदेव बाबा जी ने एक ही योग पकड़ के बहुत आगे निकल गए। वैसे गोगटे सर के जो कर्म है, अभी पद्मनाभ सर बता रहे थे कि HIV में इतना अच्छा कर्म है, हम पेशेंट पे काम करते हैं। सर का मेडिसिन सिलेक्शन बहुत परफेक्ट था कि अभी भी हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो सीखते हैं। विद्याग्नि कर्म तो है ही, लेकिन बाकी के जो सर के स्टडीज थे, जैसे कि अग्निकर्म इन कैंसर, जैसे मैंने मुझे लगता है दूसरे या तीसरे दिन के व्याख्यान में बताया था कि हम आयुर्वेद, या मैं खुद कैंसर का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन 2015 में मैंने पहली कैंसर की पेशेंट देखी थी, और सर के पास मैंने काफी पेशेंट देखे थे। और सर के जो थॉट्स है, सिंपल सर का एक लेख है, तो उसमें से इतना नॉलेज मिला। सर के पुराने पेशेंट आते गए और समझ में आया कि यार सर ने कितने अच्छी तरह से कैंसर को मैनेज किया है। कैंसर ठीक नहीं किया है, मैनेज किया है। मैनेजमेंट इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि वो केमोथेरेपी रेडिएशन से भी कहीं बढ़कर है। ये 2015 में समझ में आया। तो मैं आज, मुझे लगता है मैंने कम से कम 6-7 कैंसर के पेशेंट देखे, और ये 2022 में 150 के ऊपर हुए हैं। तो हम तो कैंसर के स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन जो विजन है, एक पॉइंट है सर का, वो पकड़ के काम किया है। HIV में कर्म है, वुंड हीलिंग में कर्म है सर का। तो हम, जो लग रहा था कि सर का हाथ ऊपर से चले गया था, जो शून्यता थी, तो लेकिन जैसे सर का क्लिनिक करने लगे और सर की जो प्रैक्टिस करने लगे, बढ़ाते लगे, तो बाद में ऐसा समझ रहा था कि या ऐसे भास हो रही थी कि सर, हाँ सर ही बता रहे हैं कि ऐसा करो, गोगटे सर ही बता रहे कि ये करो। जो सर ने, सर के साथ 2 साल में जो बातें सर बताते थे, वो अभी तक फिर से याद आती है। कल जो हमारे प्रज्ञा मैडम का लेक्चर हुआ, ऐसा लग रहा था कि सर ही बात कर रहे हैं हमसे, क्योंकि वो सर के साथ जो अनुभव थे ना, वो इतने अच्छे थे कि ये जो विद्याकर्म और अग्निकर्म और बाकी के सर के जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को बताने में और ये बढ़ाने में इतना आनंद आता है कि थकावट आती ही नहीं। और इतना अच्छा लगता है कि जो स्टूडेंट अभी तैयार हो रहे हैं, वारकरी आयुर्वेद हो रहा है, विदर्भ में भी स्टूडेंट है, आज उन्होंने शिविर रखा है, काफी अच्छे लोग तैयार हो रहे हैं। तो एक अच्छा लग रहा है कि हमने सर ने जो काम दिया था, जो विद्याकर्म अग्निकर्म है, वो तो काम शुरू है, लेकिन आज सर ही बता रहे, ऐसा समझो, जो भी सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कम से कम हर एक ने कम से कम अपने अंडर कम से कम 4 आयुर्वेद स्टूडेंट तैयार करना है। और जो आयुर्वेद से भटक के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उनको आयुर्वेद की तरफ लाना है। तो सफिशिएंट हो जाएगा कि बहुत अच्छा लगेगा कि ये आगे जाके हम, हमारा और आयुर्वेद का नाम करेंगे। गोगटे सर को जहाँ भी है वहाँ वो काफी अच्छा लगेगा। और मैं वारकरी आयुर्वेद का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये शिव धनुष्य था। हमने पकड़ते समय तो पता नहीं था, शुरू करते समय ही शिव धनुष्य है, लेकिन बाद में शिव धनुष्य इतना बड़ा निकला कि दिल्ली, कर्नाटक, विशाखापट्टनम, पश्चिम बंगाल, एक इंडिया से बाहर से भी लोगों तक एक पहुंच रहा है। तो काफी अच्छा लग रहा है, और सबको ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आज का बहुत टाइम हो गया है, तो धन्यवाद। मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर ने हमें टाइम निकाल के हमेशा मार्गदर्शन किया, और भी आगे भी करते। हमें नांदेड़ को आए तो हर विजिट को बोलते हैं कि आप ये करो, ये करो। हमें लगता है कि सर को इतना कैसे सोचता है कि सर खुद की भी ओपीडी संभाल के हमको भी बोलते हैं कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करो, पेशेंट का ये सब करो। तो इतना सर हमारे ऊपर जो प्रेम करते हैं, इससे हम सरोवर है। इस विद्या व्याख्यान सत्र तो शुरुआत तो हमें छोटी सी लगी, लेकिन सर ने बताया जैसा वो बहुत आगे बढ़ गया। इसमें वैद्य हर्षल वैद्य जो है, उनका हमें बहुत सपोर्ट मिला। सर ने हमें कॉल किया और बोला कि आप ये बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। सर ने बार बार आपके उनके यूट्यूब के चैनल पे ये सब वीडियो वगैरह डाले,
और तब से ही वो रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो मैं वैद्य हर्षल वैद्य सर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो यह हमारा जो ये काम है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, कुछ आवाज कम ज्यादा हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। और आपने जो यह सब प्रेम दिया है वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। तो आखिर में इतना ही कहूंगा, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इतना कहते हुए मैं देशमुख सर को और एक बार जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।